गुड आफ्टरनून बच्चों। वेलकम वंस अगेन टू द मैजिकल लेक्चर्स ऑफ एमजे स्टार सर। बच्चों, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जल्दी से मुझे एक बार आप चैट बॉक्स में इंडिकेट कर देंगे, फिर हम आज की मैजिकल क्लास को जो है स्टार्ट करना चाहेंगे। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर टेस्ट का सिलेबस क्या रहेगा, वो कब तक कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों, जैसा आपको मालूम है 27 को आपका जो है माइनर टेस्ट रखा गया है। तो बच्चों, मैं आपको अपनी तरफ से टेस्ट का सिलेबस बता देता हूं। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कंप्लीट चैप्टर, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन जो है वो भी कंप्लीट चैप्टर आने वाला है। बच्चों, हमारी आज की क्लास को मिलाकर हमारी 3 लेक्चर्स के अंदर जो है एंडोक्राइन सिस्टम चैप्टर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों, टेस्ट का सिलेबस मैं आपको बता रहा हूं, आप अपनी तैयारी उस हिसाब से कर सकते हैं, अपने टाइम शेड्यूल को उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो बच्चों, टेस्ट का शेड्यूल मैं आपको काफी पहले बता रहा हूं। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कंप्लीट रहेगा और केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन जो है वो कंप्लीट रहेगा। गुड आफ्टरनून बच्चों। चलिए बच्चों, मैं आपका स्वागत करता हूं फिर से एमजे स्टार सर के मैजिकल वर्ल्ड में। बच्चों, हम जो हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। एक बार जल्दी से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं, ध्यान सुनिएगा बच्चों। नर्वस सिस्टम में हम न्यूरॉन की बात करते हैं। अब आपको मेरे साथ कनेक्टेड रहना है। बेहतरीन लेक्चर है बच्चों, हमारी जब तक क्लास चल रही है आप ध्यान से सुनेंगे। आपके मॉड्यूल में हम पेज नंबर 42 पर चल रहे हैं। बाकी आज जो है हम थायराइड ग्लैंड को इजीली कंप्लीट करेंगे और समय रहता है तो बच्चों फिर हम पैराथायराइड ग्लैंड को भी सक्सेसफुली कंप्लीट करना चाहते हैं। मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे, मकसद मां है। आइए शुरुआत करते हैं बच्चों एंडोक्राइन सिस्टम। जल्दी से एक बार उस फ्लोचार्ट पर हम बढ़ते हैं जिस तरह से आपको चैप्टर को रिवाइज करना है। याद कीजिए बच्चों, नर्वस सिस्टम में हम न्यूरॉन की बात करते हैं। न्यूरॉन अलग अलग टाइप के होते हैं, कम से कम एनसीईआरटी वाले याद होनी चाहिए, यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर। बच्चों, जब भी आप इस चैप्टर को रिवाइज करें, आंख बंद करके इसी अंदाज में आपको सोचना है कि सर ने पढ़ाते समय कैसे पढ़ाया था, तो आपका रिवीजन बहुत ही फास्ट हो जाएगा। आप चैट बॉक्स से थोड़ा दूर हो जाएं, कमेंट सेक्शन से थोड़ा दूर हो जाएं, मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे। बेहतरीन लेक्चर आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, ध्यान सुनना बच्चों। नर्वस सिस्टम में हम न्यूरॉन की बात करते हैं। न्यूरॉन अलग अलग टाइप के होते हैं। न्यूरॉन की जान बसी होती है नर्व इम्पल्स में। एंडोक्राइन सिस्टम में हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करते हैं। 8 ऑर्गेनाइज होती हैं, 4 नॉन ऑर्गेनाइज होती हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड्स की जान बसी होती है हार्मोन में। अब आपके सामने शब्द आया बच्चों हार्मोन, याद कीजिए हार्मोन के बारे में 4 पॉइंट आपको पता होनी चाहिए। बस मैं हेडलाइन बोल रहा हूं, अंदर की चीज आप सोचेंगे। याद कीजिए बच्चों, हार्मोन की डेफिनेशन मैं आपको थोड़ा सा समय दे रहा हूं, जल्दी से आप रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। हार्मोन की डेफिनेशन, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर्स एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट। हार्मोन का केमिकल नेचर सोचिए बच्चों, ऑफलाइन को ऑनलाइन में आपके सामने पेश करने की एज इट इज कोशिश कर रहे हैं। मेहनत के साथ हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे। हार्मोन का केमिकल नेचर सोचिए बच्चों, या तो वो स्टेरॉइड हो सकते हैं, एमजी टॉप, मिनरलोकॉर्टिकॉइड जैसे एल्डोस्टेरोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जैसे कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन या फिर एस्ट्राडायोल एंड प्रोजेस्टेरोन। और बेटा जो स्टेरॉइड होते हैं वो फैट सॉल्युबल होते हैं, लिपिड सॉल्युबल होते हैं। याद कीजिए प्रोटीनेशियस जो होंगे वो वाटर सॉल्युबल होंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड से जितने भी हार्मोन निकलते हैं वो सारे के सारे बेटा जी प्रोटीनेशियस होते हैं, यानी कि वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। पर एक्सेप्शनली आपको याद रखना होगा, आज की क्लास में काम आएगा, जो थायरोक्सिन होता है बेटा, जो आइडोथायरोनिन होता तो वो प्रोटीनेशियस है बेटा। वो टाइरोसिन अमीनो एसिड के मॉडिफिकेशन से बनता है, पर वो एक्सेप्शनली लिपिड सॉल्युबल की तरह काम करता है। तो यहां पर हमने हार्मोन के केमिकल नेचर को देखा। थोड़ा सोचिए बच्चों, हार्मोन की प्रॉपर्टीज मैं आपको बता चुका हूं। हार्मोन बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस होते हैं, इसलिए उनका प्रोडक्शन हमेशा ट्रेस अमाउंट में होता है। इसलिए बच्चों उनको स्टोर नहीं किया जाता है, जब उनकी जरूरत पड़ती है उनको बनाया जाता है, उनसे काम करवाया जाता है और काम खत्म होते ही उनको जो है डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। दैट्स इट। याद कीजिए, यानी कि हम हार्मोन को स्टोर नहीं करते, उनको रीयूज नहीं करते। पर एक्सेप्शन आज काम आएगा बच्चों, थायरोक्सिन, दैट इज आइडोथायरोनिन। बेटा एकमात्र ऐसा हार्मोन है जिसको हम स्टोर करके रखते हैं। स्टोर क्यों करते हैं, कैसे स्टोर करते हैं, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हार्मोन के बारे में बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक सोचिए बच्चों, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। हम आपको समय देना चाह रहे हैं, आपको हमें रिजल्ट देना होगा। खूब मेहनत करनी बच्चों। टारगेट जो है वो मां है, मिशन एम्स है, मिशन न्यू दिल्ली है। तो बहुत आराम से पढ़ना चाहते हैं। नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन की बात करते हैं, न्यूरॉन की जान बसी होती है नर्व इंपल्स में। एंडोक्राइन सिस्टम में एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करते हैं, 8 ऑर्गेनाइज है, 4 नॉन ऑर्गेनाइज है और एंडोक्राइन ग्लैंड की जान बसी होती है। हार्मोन के बारे में 4 पॉइंट्स हो चुके हैं। हार्मोन की डेफिनेशन हो चुकी है, हार्मोन का केमिकल नेचर हो चुका है, हार्मोन की प्रॉपर्टी हो चुकी है एंड मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन हो चुका है। अब मैंने आपसे ये कहा था बच्चों
कि इस चैप्टर में हमें उन सभी स्ट्रक्चर को पढ़ना है जिनसे हार्मोन का सिक्रेशन होता है। तो वो 8 तो ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड है और 4 नॉन ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड है। और बच्चों नॉन ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड में लीवर के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं, पिछली क्लास आपको याद होनी चाहिए। ग्रोथ हार्मोन जो है वो बॉडी के ऑलमोस्ट सभी सेल से और मोस्टली लीवर से एक हार्मोन का सिक्रेशन करवाता है जिसको सोमेटोमिडिन कहा जाता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर कहा जाता है, जो ग्रोथ हार्मोन के साथ मिलकर अपने इफेक्ट शो करता है, यानी कि ग्रोथ हार्मोन के सिनर्जिस्टिक होता है। तो बच्चों लीवर का जो एंडोक्राइनल फंक्शन है, जो हार्मोनल फंक्शन है सोमेटोमिडिन, वो हम पहले कवर कर चुके हैं। अब बच्चों हमें जो है ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड्स को पढ़ना है, उसी सीक्वेंस को आज हम कंटिन्यू करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड अलोंग विद हाइपोथैलेमस हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज मैं आपके सामने द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी दैट इज थायराइड ग्लैंड की शुरुआत करने जा रहा हूं। मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे बच्चों, बेहतरीन लेक्चर है आज का। लेक्चर मेन एग्जाम का एक क्वेश्चन होना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं बच्चों, थायराइड ग्लैंड दैट इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। पर हां बच्चों एग्जाम में ध्यान से पढ़ना होता है, अगर पूछा जाए लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी तो फिर आंसर जाएगा बच्चों लीवर। लार्जेस्ट ग्लैंड जो है बच्चों वो तो लीवर है। लार्जेस्ट ऑर्गन पूछा जाए तो वो स्किन है, पर अगर पूछा जाए लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है तो फिर आंसर जाएगा बच्चों थायराइड ग्लैंड। तो कोशिश करेंगे थायराइड ग्लैंड आज पूरा होना चाहिए, और समय रहा तो बच्चों हम पैराथायराइड ग्लैंड को भी पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे। आइए शुरुआत करते हैं थायराइड ग्लैंड, वन ऑफ द क्लासिकल लेक्चर्स ऑफ एमजे स्टार बायोलॉजी। अब सुनिएगा बच्चों, मैं आपको पढ़ने का तरीका बता चुका हूं। कोई सी भी ग्लैंड हम पढ़ेंगे हम वही 5 पॉइंट पढ़ेंगे। ओरिजिन पढ़ना है, लोकेशन पढ़ना है, स्ट्रक्चर पढ़ना है, हार्मोन उनके फंक्शन पढ़ने और उनके हाइपो और हाइपर सिक्रेशन से होने वाले डिसऑर्डर्स हमें पढ़ने। तो आइए शुरुआत करते हैं बच्चों। थायराइड ग्लैंड मॉडल जो है वो हार्ड फॉर्म में आपको जो है मिल जाएंगे बच्चों, उनकी हार्ड कॉपी जो है वो आपको डिलीवर कर दी जाएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल आपके सामने एनसीईआरटी ओपन होनी चाहिए, और बायो का जो मॉडल चल रहा है उसमें हम पेज नंबर 42 पर है बच्चों। हेडिंग शुरुआत करता हूं थायराइड ग्लैंड। बच्चों 5 पॉइंट पढ़ने हैं, ओरिजिन, लोकेशन, स्ट्रक्चर, हार्मोन, उनके फंक्शन, डिसऑर्डर। बस एक एक बार बोलेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। आइए शुरुआत करता हूं ओरिजिन। बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड का ओरिजिन होता है एक्टोडर्मल, थायराइड ग्लैंड का ओरिजिन होता है बेटा एंडोडर्मल। तो पहला पॉइंट कंप्लीट हो चुका है, थायराइड ग्लैंड का ओरिजिन होता है एंडोडर्मल, खत्म। आइए बात करते हैं लोकेशन। आपको पता है बच्चों हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है वो हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट होती है, और नेक रीजन में लैरिंग्स और ट्रैकिया के वेंट्रोलेटरल जंक्शन में प्रेजेंट होती है। जैसे मैंने क्या किया आप देख पा रहे हैं, मैंने अपने लैरिंग्स और ट्रैकिया को एज इट इज निकाला, और ऐसे कैसे मैंने आपके सामने यहां पर डिस्प्ले कर दिया है। बच्चों आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये जो आपको दिख रहा है बच्चों, मान लेते हैं ये लैरिंग्स वाला पोर्शन है, मान लेते हैं ट्रैकिया है। आप देख पा रहे हैं बच्चों ये लैरिंग्स और ट्रैकिया के जंक्शन का वेंट्रल व्यू है। कैसे पता चल रहा है बच्चों वेंट्रल व्यू है? क्योंकि आपको ट्रैकिया में सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स दिख रही हैं, और आपको पता है बच्चों ये जो रिंग्स होती हैं ये अपनी डोर्सल सरफेस पर इनकंप्लीट होती हैं। यानी ये व्यू कैसा है बेटा, आप सामने से मुझे देख रहे हैं, मैंने अपने लैरिंग्स और ट्रैकिया को निकाला है और ऐसे कैसे यहां पर जो है आपके सामने प्रिंट कर दिया। तो आप समझिए थायराइड ग्लैंड का ओरिजिन हो जाए। बच्चों मैं आपको टेस्ट का सिलेबस बता चुका हूं, न्यूरल चैप्टर जो है वो पूरा आएगा, एंडोक्राइन सिस्टम चैप्टर जो है वो पूरा आएगा। तो ये 2 चैप्टर आपके टेस्ट के सिलेबस हैं। आइए शुरुआत करते हैं थायराइड ग्लैंड। पहला पॉइंट है बच्चों ओरिजिन, एंडोडर्मल। लोकेशन की बात करते हैं, थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारे नेक रीजन में मिलती है, लैरिंग्स और ट्रैकिया के जंक्शन पर वेंट्रोलेटरल साइड पर। बेटा समझो हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है, हमारी से मतलब है मैमल्स की जो थायराइड ग्लैंड होती है बेटा वो बाइलोब्ड होती है। उसमें 2 लोब देखने को मिलते हैं, आप देख पा रहे होंगे, ये लोब नंबर 1 है तो ये लोब नंबर 2 है। और एनसीईआरटी कहती है ये जो दोनों लोब होते हैं बच्चों ये एक ग्लैंडुलर नहीं नॉन ग्लैंडुलर फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े होते हैं, और इसी को कहा जाता है बेटा इस्थमस। अगर आपको सी शेप्ड रिंग्स दिख रही हैं, अगर आपको इस्थमस दिख रहा है, इसका मतलब बच्चों ये लैरिंग्स और ट्रैकिया के जंक्शन का वेंट्रोलेटरल साइड है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर लोकेशन वाला पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। वापस से बता रहा हूं, थायराइड ग्लैंड का ओरिजिन होता है एंडोडर्मल, खत्म। कोशिश करें क्लास में मैक्सिमम बातें आपको याद हो जाए बच्चों। ओरिजिन हो चुका है एंडोडर्मल, लोकेशन हो चुकी है, मैमल्स की जो थायराइड ग्लैंड होती है वो बाइलोब्ड होती है, वो हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट होती है, लैरिंग्स और ट्रैकिया के वेंट्रोलेटरल साइड पर प्रेजेंट होती है। ओरिजिन हो चुका है, लोकेशन हो चुकी है। आइए तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज स्ट्रक्चर। ध्यान सुनिए बच्चों, स्ट्रक्चर वाइज अगर देखा जाए तो हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है बेटा वो बाइलोब्ड होती है, और दोनों लोब जो हैं वो एक नॉन ग्लैंडुलर फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े होते हैं जिसको इस्थमस कहा जाता है। अब मैंने क्या किया बेटा, ध्यान से देखो, मैंने उसका कट सेक्शन आपके सामने बनाया। आप देख पा रहे हैं, मान लेते हैं ये थायराइड ग्लैंड का लोब नंबर 1 है बच्चों,
मान लेते हैं ये लोब नंबर 2 है। आप देख पा रहे हैं दोनों जो हैं वो एक नॉन ग्लैंडुलर फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े होते हैं, जिसको इस्थमस कहा जाता है। बच्चों, इस्थमस को मैं नॉन ग्लैंडुलर कह रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ इस्थमस वाले पोर्शन से किसी भी हार्मोन का सिक्रीशन नहीं होगा। ओरिजिन हो चुका है एंडोडर्मल, लोकेशन आपको याद हो गई, नेक रीजन में लैरिंग्स और ट्रेकिया के जंक्शन पे वेंट्रोलैटरल साइड पर हमारी बाइलोब थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ओरिजिन हो गया बच्चों, लोकेशन हो गया, स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करें, इसके बाद हार्मोन है, फंक्शन है, डिसऑर्डर है, फिर हम अगली ग्लैंड की तरफ मूव करेंगे, दैट इज पैराथायराइड ग्लैंड। तो आइए बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड। मैंने आपसे क्या कहा, थायराइड ग्लैंड जो बेटा वो बाइलोब्ड होती है। अब किसी एक लोब का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, ध्यान से देखिए बेटा। आप देख पा रहे हैं थायराइड ग्लैंड के जो लोब होते हैं, अगर अंदर से देखा जाए तो बेटा उसके अंदर जो है लूज कनेक्टिव टिश्यू की मैट्रिक्स भरी होती है। बेटा उसके अंदर जो है लूज कनेक्टिव टिश्यू की मैट्रिक्स भरी होती है, और ये जो लूज कनेक्टिव टिश्यू की मैट्रिक्स होती है, ये जो टिश्यू है बेटा इसे स्ट्रोमल टिश्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे स्ट्रोमल टिश्यू कहा जाता है। अब समझिए, इस स्ट्रोमल टिश्यू के अंदर बहुत सारे होलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो एम्बेडेड होते हैं। बेटा आप ध्यान से देख पा रहे हैं, और वो भी आपको कट सेक्शन देखने को मिल रहा है। आप देख पा रहे हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू का दलदल जिसको स्ट्रोमल टिश्यू कहते हैं, इसके अंदर जो है बहुत सारे ऐसे होलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें कहा जाता है थायराइड फॉलिकल्स। अब समझो बच्चों, मैंने कहा थायराइड फॉलिकल्स होलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब अंदर कैविटी है, फॉलिकल के अंदर की कैविटी, इसे कहा जाएगा बेटा फॉलिकुलर कैविटी। मैं लिख देता हूं आपके लिए, फॉलिकल के अंदर की जो कैविटी है उसे कहा जाएगा बेटा फॉलिकुलर कैविटी। और इन फॉलिकल के अंदर कुछ ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं, तो इन्हें कहा जाएगा बेटा फॉलिकुलर सेल। बेटा फॉलिकल के सेल फॉलिकुलर सेल, फॉलिकल के अंदर की कैविटी फॉलिकुलर कैविटी। अब क्या होता है, इन फॉलिकल्स के बेस पर, इनके बाहर की तरफ, इनके पेरीफेरी पर आप देख पा रहे हैं कुछ आपको सी शेप्ड सेल्स भी दिखते हैं बेटा, तो इन्हें कहा जाता है सी सेल्स। चूंकि ये फॉलिकल की पेरीफेरी पर हैं, तो इन्हीं को कहा जाता है बेटा पैराफॉलिकुलर सेल, इन्हें कहा जाता है पैराफॉलिकुलर सेल। तो बच्चों यहां पर स्ट्रक्चर वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। एक बार जल्दी से ऑब्जर्व कर लीजिए, कोशिश कीजिए मैक्सिमम बातें क्लास के दौरान ही आपको याद हो जानी चाहिए। ओरिजिन हो गया एंडोडर्मल, लोकेशन हो चुका है नेक रीजन में, लैरिंग्स और ट्रेकिया के वेंट्रोलैटरल साइड पर प्रेजेंट होती है, स्ट्रक्चर हो चुका है बाइलोब्ड होती है, एक कनेक्टिव टिश्यू के फ्लैप से स्थमस से दोनों लोब जुड़े होते हैं, अंदर स्ट्रोमल टिश्यू होता है, होलो थायराइड फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल्स के सेल फॉलिकुलर सेल, फॉलिकल की कैविटी फॉलिकुलर कैविटी, और फॉलिकल्स की पेरीफेरी पर कुछ सी शेप्ड सेल्स होते हैं जिन्हें सी सेल्स या फिर पैराफॉलिकुलर सेल कहा जाता है। अब बच्चों 3 पॉइंट हो चुके हैं, ओरिजिन, लोकेशन हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। अब हम बात करेंगे हार्मोन, उनके फंक्शन, डिसऑर्डर। अब ध्यान सुनो बच्चों, थायराइड ग्लैंड से जितने भी हार्मोन्स निकलते हैं उन्हें कहा जाता है बच्चों थायराइड हार्मोन्स। और हम यहां पर मेनली 2 थायराइड हार्मोन्स की बात करेंगे। कौन कौन समझना बेटा, एक तो हम बात करेंगे थायरोक्सिन की, एक हम बात करेंगे बच्चों थायरोक्सिन की जिसे T4 कहा जाता है, इसी को बेटा जी टेट्राआइडोथायरोनिन कहा जाता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ऐसा क्यों कहा जाता है वो मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान सुनो बच्चों। मैं आपको बता रहा हूं, ओरिजिन हो गया, लोकेशन हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। अब हार्मोन, उनके फंक्शन और डिसऑर्डर पढ़ने, तो सुनना, थायराइड ग्लैंड से जितने भी हार्मोन निकलते हैं उन्हें बेटा थायराइड हार्मोन कहा जाता है। हम मेनली यहां पर 2 थायराइड हार्मोन्स की बात करेंगे, ध्यान सुनिएगा। जो फॉलिकुलर सेल हैं ये तो बनाते हैं एक आयोडाइज्ड प्रोटीनेशियस हार्मोन जो कि थायरोक्सिन है, इसके बारे में अभी डिटेल में बात करेंगे। पर बेटा ये जो सी सेल्स होते हैं, ये जो पैराफॉलिकुलर सेल होते हैं, ये एक नॉन आयोडाइज्ड प्रोटीनेशियस हार्मोन बनाते हैं जिसे थायरोकैल्सिटोनिन कहा जाता है। बेटा इसे कहते हैं थायरोकैल्सिटोनिन, या शॉर्ट में कैल्सिटोनिन, या फिर शॉर्ट में इसको टीसीटी लिखा जा सकता है। अब ध्यान से देखिए बेटा, थायराइड ग्लैंड से हम मेनली 2 थायराइड हार्मोन्स की बात करेंगे, दोनों के दोनों प्रोटीनेशियस हैं बच्चों, चाहे वो थायरोक्सिन हो प्रोटीनेशियस है, चाहे वो थायरोकैल्सिटोनिन वो भी प्रोटीनेशियस है। पर फर्क सुनिएगा, थायरोक्सिन जो होता है वो आयोडाइज्ड होता है, बेटा इसमें आयोडीन देखने को मिलेगा, जबकि थायरोकैल्सिटोनिन ये है नॉन आयोडाइज्ड होता है। अब समझे बच्चों, आज के इस लेक्चर में मेनली जब मैं थायराइड ग्लैंड की बात करूंगा तो मैं थायरोक्सिन को लेकर चर्चा करूंगा। बेटा थायरोकैल्सिटोनिन मैं आपको समझाऊंगा पैराथायराइड ग्लैंड के साथ, तो ये उस समय ध्यान रखिएगा। थायरोकैल्सिटोनिन जो है वो पैराफॉलिकुलर सेल ऑफ थायराइड ग्लैंड से निकलता है, जो कहीं ना कहीं कैल्शियम को रेगुलेट करेगा, तो इसकी बात हम करेंगे बाद में। अब हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ थायरोक्सिन के बारे में, उसके फंक्शन पढ़ेंगे, उसके डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, फिर ये ग्लैंड कंप्लीट हो जाएगी। आइए बात करते हैं थायरोक्सिन के बारे में। अब ध्यान सुनना बेटा, पहले तो मैं आपको थायरोक्सिन के बारे में कुछ बातें बताना चाहूंगा। सुने,
थायरोक्सिन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जिसको स्टोर किया जाता है। पहले तो समझे बच्चों, थायरोक्सिन को स्टोर क्यों किया जाता है, रीजन समझिएगा। क्योंकि थायरोक्सिन की जरूरत हमें 24 घंटे पड़ती है। बेटा ऑक्सीटोसिन की जरूरत 24 घंटे थोड़ी ना पड़ती है। जब मिल्क का इजेक्शन करवाना होता है तब ऑक्सीटोसिन की जरूरत पड़ती है। जब चाइल्ड की डिलीवरी करवानी होती है तब ऑक्सीटोसिन की जरूरत पड़ती है। जब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाना होता है तो एडीएच की जरूरत पड़ती है, समझें। पर थायरोक्सिन की जरूरत हमें 24 घंटे पड़ती है। इसका रीजन समझिए बच्चों, 24 घंटे हमारी बॉडी के सेल्स को जिंदा रहना है, 24 घंटे उनको एनर्जी बनानी है, 24 घंटे उनको मेटाबॉलिज्म करना होगा, चाहे वो एक्टिव सिचुएशन में हो चाहे वो रेस्टिंग कंडीशन हो। बेटा उनको जो है मेटाबॉलिज्म तो करना होगा, यानी उन्हें बीएमआर को रेगुलेट करना होगा। बीएमआर का मतलब अभी मैं आपको समझाऊंगा, फिलहाल समझें। बीएमआर को रेगुलेट करना जरूरी है और बेटा बीएमआर का रेगुलेशन कौन करता है, थायरोक्सिन करता है। तो 24 घंटे आपको मेटाबॉलिज्म करना है, 24 घंटे आपको बीएमआर को रेगुलेट करना है, तो 24 घंटे आपके पास थायरोक्सिन होना चाहिए। और आपने देखा बेटा थायरोक्सिन को बनाने के लिए आयोडीन की जरूरत पड़ती है। अब सोचिए, कल को मान लेते हैं आपके शरीर में आयोडीन कम हो जाए, क्योंकि आयोडीन मोस्टली हमें सॉल्ट से मिल रहा है। बेटा समझिए, कल को मान लेते हैं आयोडीन कम हो जाएगा तो थायरोक्सिन का प्रोडक्शन तो कम हो जाएगा। थायरोक्सिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो बीएमआर का रेगुलेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा, मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो सकती है, डेथ भी तो हो सकती है। तो बॉडी क्या करेगी, कम से कम इतना थायरोक्सिन स्टोर कर लो कि अगले 3-4 महीने तक अगर आयोडीन ना भी मिले तो इतना थायरोक्सिन आपके बॉडी में होगा ताकि आपके बीएमआर को रेगुलेट किया जा सके। तो ध्यान रखिएगा, थायरोक्सिन को स्टोर क्यों करना पड़ता है वो मैंने आपको बताया। थायरोक्सिन को स्टोर करेंगे कैसे वो थोड़ी देर में मैं आपको समझाऊंगा, अब समझना। बेटा थायरोक्सिन को एनसीईआरटी कहती है टेट्रा आयोडोथायरोनिन कहा जाता है। तो इसको समझाने के लिए मेडिकल कॉलेज की थोड़ी एक्सप्लेनेशन मैं आपको समझाता हूं, मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। ध्यान सुनिए बेटा, पहली बात तो समझते हैं, मैं यहां बना देता हूं। मान लेते हैं ये हमारा थायराइड फॉलिकल है। ध्यान सुनना बेटा, थायराइड फॉलिकल के अंदर इस तरह से क्या है, फॉलिकुलर सेल है और अंदर एक कैविटी है, फॉलिकुलर कैविटी। मैंने आपसे क्या कहा, ये जो फॉलिकुलर सेल है बेटा यही बनाते हैं थायरोक्सिन यानी T4। इसी को बेटा टेट्रा आयोडोथायरोनिन कहते हैं। थोड़ा मेडिकल कॉलेज का एक्सप्लेनेशन ध्यान सुनेगा बेटा। ये जो फॉलिकुलर सेल होता है ना बेटा, ये टी सीरीज के बहुत सारे हार्मोन बनाते हैं। बेटा ये जो फॉलिकुलर सेल होते हैं ये टी सीरीज के बहुत सारे हार्मोन बनाते हैं। जैसे कि बेटा इनसे T1 हार्मोन बनता है, इनसे T2 हार्मोन बनता है, इनसे T3 हार्मोन बनता है, इनसे T4 हार्मोन बनता है। और एक चीज समझिएगा, ये सारे के सारे प्रोटीनेशियस होते हैं, अमीनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं। बेटा ये टायरोसिन अमीनो एसिड से बनते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूं, ये फॉलिकुलर सेल क्या करते हैं बेटा, मान लेते हैं ये टायरोसिन अमीनो एसिड है। कंसेप्ट को समझिए, टायरोसिन अमीनो एसिड पर अगर एक आयोडीन एटम अटैच कर दिया जाए, टायरोसिन अमीनो एसिड पर एक आयोडीन अटैच किया तो इसका नाम हो जाएगा बेटा मोनोआयोडोटायरोसिन, और इसी को कहा जाता है T1 हार्मोन। समझिए बेटा, अगर मान लेते हैं टायरोसिन अमीनो एसिड पर 2 आयोडीन एटम अटैच कर दिए जाएं तो इसे कहा जाएगा डाई आयोडोटायरोसिन, इसे कहा जाता है बेटा T2 हार्मोन। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, अगर मान लेते हैं T1 और T2 की कपलिंग हो जाती है, इनको जोड़ दिया जाए तो अब देख पा रहे हैं टोटल यहां पर 3 आयोडीन है, तो इसे कहा जाएगा ट्राई आयोडोथायरोनिन। बेटा अब जो है नाम टायरोसिन की जगह क्या हो चुका है, थायरोनिन हो चुका है। मैं फिर दोहराता हूं, जो एनसीईआरटी में है, जो सिलेबस में है, वो हमें ढंग से पढ़ना होगा। तो ध्यान सुनना बेटा, थायरोक्सिन को एनसीईआरटी कहती है टेट्रा आयोडोथायरोनिन, बनता ये टायरोसिन से है। थायरोनिन क्या कहते हैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। अगर एक टायरोसिन है तो टायरोसिन कहलाएगा, पर अगर 2 टायरोसिन जुड़ जाते हैं तो उसे थायरोनिन कहा जाता है। और आप देख पा रहे हैं इस थायरोनिन पर 3 आयोडीन हैं तो इसे कहा जाएगा बेटा ट्राई आयोडोथायरोनिन। पर समझिए, अगर मान लेते हैं ये जो है वो T2 है, बेटा आप देख पा रहे हैं ये T2 है, ये भी T2 है, अगर 2 T2 को कपल कर दिया जाए तो अब ये बन जाता है T4, ये बन जाता है बेटा T4, जिसे कहा जाता है टेट्रा आयोडोथायरोनिन। क्या कहा जाता है बेटा, टेट्रा आयोडोथायरोनिन, और इसी को कहा जाता है थायरोक्सिन। आप मुझे बस बता दीजिए हमारा थायरोक्सिन T1 है, T2 है, T3 है या T4 है? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइए बच्चों कि थायरोक्सिन किसे कहा जाता है, T1 को, T2 को, T3 को या T4 को? जल्दी से इंडिकेट कीजिए। थायरोक्सिन किसे कहा जाता है वो बताइए, T1 को, T2 को, T3 को या T4 को?
आप बिल्कुल सही लिख रहे हैं बच्चों, थायरोक्सिन कहा जाता है T4 को, यानी कि टेट्रा आइडोथायरोनिन। अब समझने की कोशिश कीजिएगा, आपके मॉड्यूल में जो है मोस्टली T3 और T4 के बारे में लिखा हुआ है, तो बच्चों मैं यहां पर T3 और T4 के बारे में चर्चा करूंगा, ध्यान सुनना बेटा। अगर T3 और T4 में अगर देखा जाए बेटा, अगर हम T3 और T4 में देखें, इन दोनों में अगर देखें तो T4 ज्यादा बनता है बेटा 80% के आसपास। ये मॉड्यूल के पॉइंट चल रहे हैं, पर हम समझना चाहते हैं T3 का प्रोडक्शन कम होता है बेटा 20%, यानी कि T4 बनता ज्यादा है। मेन थायराइड हार्मोन जो है वो थायरोक्सिन है, पर समझे बच्चों जो T3 होती है ना, ये जो हार्मोन है ये T4 की तुलना में 4 टाइम्स ज्यादा इफेक्टिव होता है। यानी समझें, थायरोक्सिन भले बनता ज्यादा है 80%, पर जो T3 है वो T4 की तुलना में 4 टाइम्स इफेक्टिव होता है। यह बात मैंने आपको बता दी। अब समझे बच्चों, बीएमआर को रेगुलेट कौन करता है? थायरोक्सिन। तो हमें तो थायरोक्सिन को स्टोर करना है। थायरोक्सिन को स्टोर क्यों करना है मैंने आपको बता दिया, पर डाउट ये आता है ना, थायरोक्सिन जो है वो तो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है। याद कीजिए, हार्मोन है और हार्मोन हाईली रिएक्टिव है, तो डाउट ये आता है सर रिएक्टिव हार्मोन को कैसे स्टोर करेंगे? तो मैंने कब कहा उसे आप रिएक्टिव फॉर्म में स्टोर करेंगे? बेटा हम क्या करेंगे, थायरोक्सिन को इनएक्टिव फॉर्म में उसको स्टोर किया जाएगा। और उसको इनएक्टिव कैसे किया जाता है, मैकेनिज्म मैं आपको समझाता हूं। बेटा आप देखो, ये जो फॉलिकुलर सेल है इसमें T3 बना, इसमें T4 बना। हमें स्टोर किसको करना है? थायरोक्सिन को, यानी T4 को। तो क्या होता है बेटा, ये जो T3 है ये T4 के साथ जोड़ दिया जाता है। और बेटा समझें, जैसे T3 की T4 के साथ कपलिंग होती है, जो T4 होता है वो इनएक्टिव हो जाता है। और ये जो T3 और T4 का जो मिक्सचर बनता है, इसी को कहा जाता है बेटा थायरोग्लोबुलिन। यानी व्हाट इज थायरोग्लोबुलिन? थायरोग्लोबुलिन इज द मिक्सचर ऑफ T3 प्लस T4, या फिर मैं कह सकता हूं थायरोग्लोबुलिन इज द इनएक्टिव वर्जन ऑफ T4। और बेटा इसी थायरोग्लोबुलिन की फॉर्म में फॉलिकुलर कैविटी के अंदर इसको जो है स्टोर कर लिया जाता है। तो मैंने आपको समझा दिया कि थायरोक्सिन को स्टोर क्यों करना होता है, रीजन समझ में आ गया, क्योंकि इसकी जरूरत 24 घंटे, और इसको स्टोर करने के लिए इनएक्टिव करना होगा। तो इनएक्टिव करने के लिए T3 की इसके साथ कपलिंग कर देते हैं, और जैसे इसकी T3 के साथ कपलिंग होती है T4 इनएक्टिव हो जाता है। यानी बेटा इसी फॉर्म में इसको स्टोर किया जाता है। अब जब जरूरत पड़ेगी तो हम T4 को जो है T3 से अलग करवा देंगे, T4 फिर से रिएक्टिव हो जाएगा और अपना एक्शन शो कर सकता है। चलिए बच्चों, मैं आपको जो है छोटी सी कहानी सुनवा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। आपके मॉड्यूल में पेज नंबर 42 पर लिखा हुआ है, मैं आपको समझाता हूं बच्चों। मकसद जो है वो मां तक जाना है, मुस्कुराहट के साथ आपको चीज याद हो जानी चाहिए। तो मॉड्यूल की 2-3 लाइनें मैं आपको जल्दी से याद करवाता हूं, ध्यान सुनो बच्चों। मान लेते हैं बेटा T3 जो है वो लड़की है, समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। मान लेते हैं T3 जो है वो लड़की है, जो T4 जो है बेटा वो लड़का है। हमारा थायरोक्सिन कौन है? बीएमआर को रेगुलेट करने वाला कौन है बेटा? वो लड़का है। हमें लड़के को स्टोर करना है, पर उसके लिए आपको उसको इनएक्टिव करना होगा। तो लड़की को उसके साथ जोड़ दिया जाता है। यानी बेटा हमने T4 की शादी करवा दी है, और शादी के बाद जो है लड़का इनएक्टिव हो जाता है। पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर रहे हैं, मुस्कुराहट के साथ आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां बैठे बैठे आप मुस्कुरा सकते हैं, मुस्कुराते मुस्कुराते आपको मां तक पहुंचा देंगे, पर डिसिप्लिन से कनेक्टेड रहेगा। बेटा समझिए, T4 जो है मान लेते हैं वो लड़का है, और T3 जो है वो लड़की है, पर हमें तो लड़के को स्टोर करना है ना। तो हमने क्या किया, T3 को उसके साथ जोड़ दिया है, और जैसे उसकी शादी हुई वो इनएक्टिव हो चुका है। और बेटा यही इनका शादीशुदा जो जीवन है, यही क्या कहलाता है? थायरोग्लोबुलिन। बेटा इसी फॉर्म में जो है T4 को स्टोर किया जाता है। अब कहानी को ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं दूर कहीं कोई टिश्यू है, कहानी सुनिए बच्चों, आपको क्लास में याद हो जाएगा। मान लेते हैं दूर कहीं कोई टिश्यू है, वो चिल्ला रहा होगा कि थायरोक्सिन चले आओ। थायरोक्सिन क्या कहेगा? क्यों चले आएंगे? तो वो टिश्यू क्या कहेगा? अरे समझो, हमें जिंदा रहना है, हमें मेटाबॉलिज्म करना है, हमें बीएमआर रेगुलेट करनी है। और हमने मोहल्ले में इंक्वायरी की तो पता चला कोई थायरोक्सिन नाम का हार्मोन है जो बीएमआर को रेगुलेट करता है। तो जल्दी से एक काम करो, थायरोक्सिन चले आओ। थायरोक्सिन क्या कहेगा? हम नहीं आ सकते हैं। थायरोक्सिन क्या कहेगा? हम नहीं आ सकते हैं। टिश्यू बोलेगा क्यों नहीं आ सकते? वो क्या बोलेगा? हम नहीं आ सकते हैं, हमारी वाइफ हमको छोड़ती नहीं है। आप देख पा रहे हैं जो T3 है वो T4 के साथ चिपकी हुई है। तो जैसे ये बात कहता है, टिश्यू का दिमाग खराब हो जाता है। टिश्यू क्या कहता है? अरे तुम ये क्या बात कह रहे हो? क्या तुम अपनी वाइफ के दामन में छुपे रहोगे? तुम अगर नहीं आओगे तो हमारी बीएमआर को रेगुलेट करेगा। हम तुमको वार्निंग दे रहे हैं थायरोक्सिन, जल्दी से चले आओ। थायरोक्सिन कहता है हम नहीं आ सकते हैं, T3 हमारे साथ चिपकी हुई है, हम इनएक्टिव हो चुके हैं। तो टिश्यू का दिमाग खराब बच्चों। तो टिश्यू कहता है रुको बेटा, अभी तुम्हारी कंप्लेन करते हैं, तुम्हारे
तुम्हारे मास्टर जी से। और थायराइड ग्लैंड का मास्टर ग्लैंड कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड। मकसद है मुस्कुराहट के साथ आपको याद हो जाना चाहिए। तो बेटा समझिए, टिश्यू पिट्यूटरी से क्या कहता है? अरे देखिए ना मास्टर जी, आपको तो पता है हमें जिंदा रहना है, हमें एनर्जी चाहिए, मेटाबॉलिज्म करना है, बीएमआर रेगुलेट करनी है। तो पिट्यूटरी कहता है उसमें क्या दिक्कत है? बीएमआर को रेगुलेट करने का काम थायरोसिन करता है, उसे बुला लो। अरे टिश्यू कहता है मास्टर जी हम कब से उसको बुला रहे हैं, वो क्या कह रहा है? अरे वो ये कह रहा है हमारी बीवी हमको नहीं छोड़ती है, हम इनएक्टिव हो चुके हैं, हम नहीं आ सकते हैं, ऐसे तो हम परेशान हो जाएंगे। तो मास्टर जी कहते हैं परेशान मत हो, हम उससे बात करते हैं। तो समझना, पिट्यूटरी थायराइड ग्लैंड से क्या कहती है? अरे ओ थायरोक्सिन तुम क्यों नहीं जाते हो? थायरोक्सिन कहता है अरे कैसे चले जाएंगे मास्टर जी, आप देखो तो सही, ये जो T3 हमारे साथ चिपकी हुई है, हमारी बीवी हमें इनएक्टिव कर चुके हैं, हमें नहीं जाने देगी। पिट्यूटरी का दिमाग खराब हो जाता है, हमसे बहस करता है, रुको बेटा अभी तुम्हारा जो है तलाक करवाते हैं। क्या करवाते हैं? तलाक करवाते हैं। और पिट्यूटरी ने भेज दिया तलाक स्पेशलिस्ट हार्मोन। क्या भेजा है बच्चों? तलाक स्पेशलिस्ट हार्मोन, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मकसद जो है वो मां है, मुस्कुराहट के साथ पढ़ना। आप देख पा रहे हैं बच्चों, पिट्यूटरी ने क्या भेज दिया है? तलाक स्पेशलिस्ट हार्मोन, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इस TSH की वजह से T3 जो है अब वो T4 से अलग हो जाएगी। और जैसे T4 अलग हुआ, वो तो ब्लड की मदद से कहां पहुंचेगा? टिश्यू के पास। और टिश्यू से क्या कहेगा कि तुमने पुकारा और हम चले आए। टिश्यू कहेगा अरे थायरोक्सिन तुमको थोड़ी ना बुलाया था। थायरोक्सिन का दिमाग खराब, अरे तब से चिल्ला रहे हो कि थायरोक्सिन चले आओ, थायरोक्सिन चले आओ, अब हम आ गए हैं, तो क्या कह रहे हो? तुमने हमें नहीं बुलाया, साफ साफ बताओ। टिश्यू कहता है अरे किसको डराते हो, हमें तुम्हारी औकात मालूम है थायरोक्सिन, हमें मालूम है, बस तुम बनते ज्यादा हो, पर तुम्हारी जो वाइफ है वो तुमसे 4 गुना ज्यादा इफेक्टिव है। बेटा T3 जो है वो T4 से 4 गुना ज्यादा इफेक्टिव है। थायरोक्सिन का दिमाग खराब, ये क्या बदसलूकी है, ये क्या बदतमीजी है, तब से चिल्ला रहे हो थायरोक्सिन चले आओ, थायरोक्सिन चले आओ। तुम्हारे चक्कर में तलाक स्पेशलिस्ट हार्मोन ने, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने हमारा तलाक करवा दिया है। T3 हमसे अलग हो गई है और अब तुम हमारी लुगाई पर, हमारी बीवी पर बुरी नजर डालते हो। साफ साफ बताओ टिश्यू, तुम्हें हम चाहिए कि हमारी बीवी चाहिए? टिश्यू बोलता है अबे डराता किसको है, तुम्हारी बीवी चाहिए। थायरोक्सिन का दिमाग खराब। थायरोक्सिन बोलता है तुम्हें T3 चाहिए। रुको बेटा एक बात बताओ, हमारे अंदर कितने आयोडीन? 4 आयोडीन। हमारी बीवी में कितने आयोडीन? 3 आयोडीन। तुम्हें हमारी बीवी चाहिए, लो हमने एक आयोडीन निकाल दिया और हम खुद बन गए अपनी बीवी। तो बहुत शानदार, मॉडल में लिखा हुआ है टिश्यू में पहुंचकर T4 जो है वो T3 में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात कहां लिखी हुई है? उम्मीद करता हूं कहानी याद रहेगी बच्चों आपके मॉड्यूल में। मैं आपको बता देता हूं, हम पेज नंबर 42 पर है बच्चों। पेज नंबर 42 पर नीचे की तरफ देखते हैं, वहां लिखा हुआ है T3 एंड T4। मैं पढ़कर बता रहा हूं, ध्यान सुनेंगे। लिखा हुआ है T3 एंड T4 आर द डेरिवेटिव ऑफ टायरोसिन अमीनो एसिड। फिर लिखा हुआ बेटा सिक्रीशन ऑफ T4 हार्मोन, यानी कि हस्बैंड, द सिक्रीशन ऑफ हस्बैंड इज कंपैरेटिवली मोर देन T3। The secretion of husband is more than wife, but T3 hormone is 4 times more effective than T4 hormone. इसीलिए लिखा हुआ है therefore T4 changes into T3 on reaching in the target tissue। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको याद रह जानी चाहिए। तो बच्चों यहां पर हमने ओरिजिन की बात हो गई, लोकेशन की बात हो गई। आपकी मुस्कुराहट हमारे लिए बहुत कीमती है, हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे। ओरिजिन हो चुका है एंडोडर्मल, लोकेशन आपको याद हो गई होगी, स्ट्रक्चर वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, हार्मोन्स के नाम हो चुके हैं। अब जो है 2 हार्मोन्स की बात करनी है, एक थायरोक्सिन और एक थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन की बात करूंगा मैं पैराथायराइड ग्लैंड के साथ। तो फिलहाल हम बात करना चाह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन, और उससे संबंधित जो है डिसऑर्डर हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, एक बार इसको आप ऑब्जर्व कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ थायरोक्सिन। सिर्फ हमें मेहनत नहीं करनी है, आपको भी मेहनत करनी है बच्चों। मजा तब आएगा, मिलकर मां तक जाना है। मन में बहाने ना रखें, मन में कोई एक्सक्यूज ना रखें। मां तक जाना है तो पढ़ना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। तो बहाने नहीं बनाने, पढ़ना है। ओरिजिन हो चुका है,
लोकेशन हो चुकी है, स्ट्रक्चर हो चुका है, हार्मोन के नाम हो चुके हैं बच्चों। मेनली हम थायरोक्सिन की बात करेंगे और थायरोकैल्सिटोनिन। तो फिलहाल मैं बात करूंगा थायरोक्सिन के फंक्शन, आइए उसको हम समझना शुरू करते हैं। आइए बात करते हैं बच्चों फंक्शंस ऑफ थायरोक्सिन। पहला फंक्शन मैं आपको समझाता हूं, ये हमारी बीएमआर को रेगुलेट करता है। बीएमआर की फुल फॉर्म तो सबको मालूम है बच्चों, बेसल मेटाबॉलिक रेट। एग्जाम में तो स्टेटमेंट यही आएगा कि थायरोक्सिन जो है वो हमारी जो है बीएमआर को रेगुलेट करता है। आपके मॉडल में ये लिखा हुआ है थायरोक्सिन हमारी बीएमआर को रेगुलेट करता है। पर अब आप समझने की कोशिश कीजिए बीएमआर का मतलब क्या होता है। मेडिकल कॉलेज के एक्सप्लेनेशन ध्यान सुना बच्चों, टॉपिक समझ में आना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो हमें ध्यान से पढ़ना होगा। अब वो जमाना गया कि आपने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ ली। एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है उसको ढंग से पढ़ना पड़ेगा बच्चों। आपको पता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर पीछे एक्सरसाइज के क्वेश्चन में वर्ड लिखा हुआ था फ्रेटर्नल ट्विन, अंदर उसके बारे में कोई बात नहीं थी, लेकिन नीट 2025 में फ्रेटर्नल ट्विंस को लेकर उन्होंने क्वेश्चन फ्रेम किया है। तो मैं फिर दोहराता हूं, जो लिखा हुआ है वो हमें ढंग से पढ़ना होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं फंक्शंस ऑफ थायरोक्सिन। बच्चों थायरोक्सिन के फंक्शन पढ़ने हैं, डिसऑर्डर पढ़ने, फिर हम नेक्स्ट ग्लैंड की तरफ मूव करेंगे। आइए बात करते हैं फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन, इसको समझें। पहला फंक्शन आपको याद रखना है, थायरोक्सिन जो होता है वो बेटा हमारी बीएमआर को रेगुलेट करता है। स्टेटमेंट तो ये आएगा थायरोक्सिन रेगुलेट्स बेसल मेटाबॉलिक रेट। पर अब समझें बीएमआर का मतलब क्या होता है, द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ ए सेल ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन। बेटा बेसल का मतलब होता है बेसिक कंडीशन। समझने की कोशिश कीजिए, कॉलेज में भी आपको तकलीफ नहीं आएगी। हम इसी सोच के साथ पढ़ाते हैं कि एक एक बच्चा कॉलेज पहुंच सकता है। ध्यान सुनिएगा, बीएमआर की फुल फॉर्म तो पता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, पर बीएमआर कहते किसे, उसे समझिए, उसे फील कीजिए। द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ ए सेल ड्यूरिंग बेसिक कंडीशन। बेटा बेसिक का मतलब होता है रेस्टिंग कंडीशन। जैसे मान लेते हैं अभी आप आराम से बैठे होंगे तो अभी भी तो आपके बॉडी के सेल में मेटाबॉलिज्म चल रहा है। बेटा ऐसा थोड़ी ना होता है कि जब हम सो जाते हैं हमारे सेल मर जाते हैं, जब हम जागते हैं हमारे सेल जिंदा हो जाते हैं। ऐसा नहीं है बेटा, रेस्टिंग कंडीशन में भी, बेसिक कंडीशन में भी आपके सेल जिंदा तो हैं। यानी समझें, बेसिक कंडीशन में भी आपके सेल जिंदा रहते हैं, और जिंदा रहते हैं इसका मतलब एनर्जी होती है, और एनर्जी होती है इसका मतलब वो मेटाबॉलिज्म कर रहे होंगे। जैसे मैं आपके सामने एक बेसिक मेटाबॉलिक रिएक्शन लिखता हूं, C6H12O6 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये जो है सेल के अंदर होने वाली ग्लूकोज की ऑक्सीडेटिव कैटाबॉलिक रिएक्शन है। वापस समझाता हूं, देखो अगर हमें जिंदा रहना है बेटा, हम 24 घंटे जिंदा रहते हैं, तो चाहे बेसिक कंडीशन क्यों ना हो, रेस्टिंग कंडीशन, उस समय भी आपके सेल जिंदा तो हैं। जिंदा हैं मतलब एनर्जी बना रहे हैं, एनर्जी बना रहे हैं वो, यानी कि ये मेटाबॉलिक रिएक्शन कर रहे होंगे। तो बेटा रेस्टिंग कंडीशन में जिस रेट से ये रिएक्शन चल रही होगी वही कहलाती है बेसल मेटाबॉलिक रेट। और ध्यान से देखिए बेटा, ये जो रिएक्शन है किस पर डिपेंड करती है, द रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन। बेटा समझिए, यहां ग्लूकोज लिखने का मतलब सिर्फ ग्लूकोज से नहीं है। ग्लूकोज लिखने का मतलब है कोई भी फूड सब्सटेंस हो सकता है ना बच्चों। आपको पता है पहले कार्बोहाइड्रेट है, अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा तो उसके बाद फैट होगा, अगर फैट नहीं होगा तो लास्ट में प्रोटीन भी हो सकता है। पर समझें, जिंदा तो रहना है, चाहे वो बेसिक कंडीशन भी क्यों ना हो, आपको मिनिमम एनर्जी तो चाहिए। एनर्जी चाहिए तो आपको मेटाबॉलिक रिएक्शन तो करनी होगी, और मेटाबॉलिक रिएक्शन करनी है तो किसी ना किसी न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन करना है, और उसके लिए आपको क्या चाहिए, ऑक्सीजन। यानी आपने देखा, ये जो आपकी मेटाबॉलिक रिएक्शन है, मेडिकल कॉलेज का बेहतरीन एक्सप्लेनेशन आपके सामने पेश कर रहा हूं, ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है किस पर डिपेंड करती है, द रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन। तो आम परिभाषा सुनिए पहले, व्हाट इज बीएमआर, द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ ए सेल ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन। And what is BMR? The rate of oxygen consumption by a cell during a resting condition। यानी बेटा समझिए, ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है इसकी रेट किस पर डिपेंड करेगी, ऑक्सीजन कंजम्पशन। जितना ज्यादा ऑक्सीजन कंजम्पशन होगा उतनी ज्यादा ये रिएक्शन चलेगी, यानी बीएमआर उतनी ही ज्यादा होगी। तो समझिए, थायरोक्सिन बीएमआर को रेगुलेट करता है। इससे मतलब बेटा थायरोक्सिन जो वो बीएमआर को बढ़ाता है। अब कैसे बढ़ाता है मैं आपको समझाता हूं। मैंने कहा थायरोक्सिन अगर आएगा ना बेटा जी, तो वो बीएमआर को बढ़ाएगा। बीएमआर बढ़ने का मतलब है ऑक्सीजन कंजम्पशन की रेट बढ़ेगी। ऑक्सीजन कंजम्पशन की रेट बढ़ेगी यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन। और आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो कंसेप्ट समझिए, थायरोक्सिन अगर होगा ना तो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ेगा, और माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन कंजम्पशन की रेट बढ़ेगी, यानी बीएमआर बढ़ेगी। अब समझिए बेटा, थायरोक्सिन बढ़ेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ेंगे तो ऑक्सीजन कंजम्पशन यानी बीएमआर बढ़ेगी, और जब ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ेगा
तो किसी ना किसी फूड का ब्रेकडाउन उतना ज्यादा होगा, उतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उतनी ज्यादा हीट रिलीज होगी, और इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं बेटा कैलोरी। तो मैं कह सकता हूं थायरोक्सिन को कहा जाता है बेटा कैलोरीजेनिक हार्मोन। क्या कहा जाता है? थायरोक्सिन को कहा जाता है बेटा कैलोरीजेनिक हार्मोन। एक और चीज आपने देखा, थायरोक्सिन जितना ज्यादा होगा ऑक्सीजन कंजम्पशन उतना ज्यादा होगा, तो ये रिएक्शन उतनी ज्यादा चलेगी, उतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी, बॉडी में उतनी हीट रिलीज होगी, तो बॉडी का टेम्परेचर जो है वो ही उतना ज्यादा होगा। और समझिए, अगर थायरोक्सिन ज्यादा होगा तो वजन घटेगा बेटा, क्योंकि थायरोक्सिन अगर ज्यादा होगा ऑक्सीजन कंजम्पशन ज्यादा, तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन जल्दा हो जाएगा, और ऑक्सीजन अगर इसका हो गया, ये कंप्लीट हो गया, तो फिर बॉडी में फैट टूटेगा, और आपको पता है फैट लॉस होता है तो फिर वेट लॉस होता है, यानी उस इंसान का जो है वजन भी कम होगा। तो मैंने आपको जो है थायरोक्सिन का पहला फंक्शन समझा है, वो बीएमआर को रेगुलेट करता है, इतना आपको याद होना चाहिए। दैट्स इट, थोड़ा ऑब्जर्व कर लीजिए। बीएमआर का मतलब होता है बेसिक कंडीशन में भी जो नॉर्मल एनर्जी चाहिए होती है सेल को जिंदा रखने के लिए, वो कहलाती है बीएमआर। पर हम कहते हैं थायरोक्सिन बीएमआर को रेगुलेट करता है। रेगुलेट करने से मतलब बेटा ये बीएमआर को बढ़ाता है। बीएमआर को कैसे बढ़ाता है? वापस पूरे सीक्वेंस सुन लीजिए। थायरोक्सिन ज्यादा तो माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा ऑक्सीजन कंजम्पशन की रेट ज्यादा, यानी कि बीएमआर ज्यादा, तो किसी ना किसी का ऑक्सीडेशन ज्यादा, उतनी ज्यादा कैलोरी जनरेट होगी, तो इसको कैलोरीजेनिक हार्मोन कहते हैं। बॉडी का टेम्परेचर उतना ही ज्यादा होगा, मेटाबॉलिज्म उतनी ही ज्यादा होगी, तो फैट का ब्रेकडाउन होगा, और फैट लॉस तो फिर वेट लॉस होगा। ऐसा कुछ मैंने आपको पूरी सीक्वेंस समझा दी। तो थायरोक्सिन का पहला फंक्शन हम पढ़ चुके हैं, बीएमआर को रेगुलेट करता है। बेटा अब थायरोक्सिन का दूसरा फंक्शन मैं आपको समझाता हूं, ग्रोथ पर, ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म पर इसका क्या इफेक्ट है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मॉड्यूल की पूरी सीक्वेंस चल रही है, ध्यान सुनिएगा। थायरोक्सिन बेटा ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म पर कैसे इफेक्ट डालता है, ध्यान सुनिएगा। जैसे कि मैं ग्रोथ को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, फिजिकल ग्रोथ, सेक्सुअल ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ। अब ध्यान सुनिएगा बेटा, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो मेनली फिजिकल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ग्रोथ हार्मोन का सेक्सुअल ग्रोथ पर जो है थोड़ा बहुत रोल तो होता है। ग्रोथ हार्मोन का मेंटल ग्रोथ पर कोई रोल नहीं है। ये बात होगी ग्रोथ हार्मोन की। बेटा ध्यान सुनिएगा, ग्रोथ हार्मोन और थायरोक्सिन जो होते हैं ये सिनर्जिस्टिक हार्मोन होते हैं, इतना याद रखिएगा। बेटा ग्रोथ हार्मोन और थायरोक्सिन सिनर्जिस्टिक है, इसका मतलब ये हुआ जो थायरोक्सिन है वो भी फिजिकल ग्रोथ करवाएगा, वो हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि बोन्स का इलोंगेशन करवाता है, कार्टिलेज की ग्रोथ करवाता है, मसल की ग्रोथ करता है, लीवर की। रीजन क्योंकि थायरोक्सिन भी क्या करवाता है बेटा, प्रोटीन सिंथेसिस। अपनी ऑप्टिमम कंसंट्रेशन पर ये प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ाएगा, और आपको पता है प्रोटीन सिंथेसिस होगा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी, तो बॉडी की ग्रोथ होगी। तो ध्यान सुनिएगा बेटा, ग्रोथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो ग्रोथ हार्मोन और थायरोक्सिन जो है ये सिनर्जिस्टिक हार्मोन है, क्योंकि दोनों जो हैं बेटा अपने ऑप्टिमम कंसंट्रेशन पर प्रोटीन का सिंथेसिस करवाते हैं, और प्रोटीन का सिंथेसिस होगा तो फिजिकल ग्रोथ होगी सही, थोड़ी बहुत सेक्सुअल ग्रोथ तो होगी सही। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, थायरोक्सिन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो कि मेंटल ग्रोथ करवाता है। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, फिजिकल ग्रोथ तो बहुत सारे हार्मोन मिलके करवाते हैं, सेक्सुअल ग्रोथ जो है बहुत सारे हार्मोन अफेक्ट करते हैं, पर थायरोक्सिन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो कि मेंटल ग्रोथ करवाता है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, अगर थायरोक्सिन नहीं होगा ना तो मेंटल ग्रोथ नहीं हो सकती, क्योंकि थायरोक्सिन जो होता है बेटा ये सीएनएस का डेवलपमेंट करवाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे अंदर ब्रेन का फॉर्मेशन होना, हमारे अंदर स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन होना, इनका डेवलपमेंट होना, इनका मैच्योरेशन होना, ये कौन करवाता है बेटा, थायरोक्सिन। तो ध्यान रखिएगा, थायरोक्सिन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो सीएनएस का डेवलपमेंट करवाता है। और मैं आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज दे दूं, हमारे सीएनएस का डेवलपमेंट जो बेटा वो एम्ब्रायनिक स्टेज में शुरू हो जाता है और जन्म के बाद 5 साल या 6 साल की उम्र में जाके पूरा होता है। बेटा समझे, एम्ब्रायनिक स्टेज में सीएनएस का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि जब बच्चा पैदा होता है खाली क्रेनियल बॉक्स लेकर आता है फिर बाद में ब्रेन का फॉर्मेशन शुरू होता है, ऐसा नहीं है बच्चों। सीएनएस का डेवलपमेंट जो है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट जो है वो एम्ब्रायनिक स्टेज में शुरू हो जाता है, और जन्म के बाद अगले 5-6 साल तक जो है ये डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है। चलिए एनसीईआरटी का एक शब्द समझाना है, तो उसके लिए मैं आपको जो है एक कहानी सुना देता हूं, वो समझे बेटा, कहीं लिखी नहीं होती है, रिसर्च आर्टिकल में से एमजे स्टार सर आपके लिए लेकर आए। इसको ध्यान सुनिएगा बेटा, मैं फिर दोहराता हूं, तैयारी 720 की है। एनसीईआरटी का एक शब्द है बच्चों डेफ म्यूटिज्म, तो उसको समझाने के लिए ये छोटी सी कहानी सुनिए। मैंने आपसे क्या कहा
थायरोक्सिन होना चाहिए अगर सीएनएस का डेवलपमेंट करना है। अगर थायरोक्सिन नहीं होगा बच्चों तो सीएनएस का डेवलपमेंट नहीं होता। तो कमाल की बात है, जब बच्चा मां के अंदर होता है यानी एम्ब्रायनिक स्टेज, उसके अंदर सीएनएस का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, तो उस समय सीएनएस का डेवलपमेंट मोस्टली जो है मैटरनल थायरोक्सिन करवाता है। बेटा उस डेवलपिंग फीटस की थायराइड ग्लैंड इतनी डेवलप नहीं है कि खुद थायरोक्सिन बना के खुद का सीएनएस डेवलप करवा दे। यानी समझना बेटा, एनसीईआरटी के एक वर्ड को समझाने के लिए मेहनत चल रही है, ध्यान सुनना। यानी कि एम्ब्रायनिक स्टेज में जो मदर का थायरोक्सिन होता है वो फीटस के अंदर सीएनएस का डेवलपमेंट शुरू करवा देता है, और बाकी जो डेवलपमेंट होगा वो जन्म के बाद बच्चे की खुद की थायराइड ग्लैंड से आने वाला थायरोक्सिन अगले 5-6 साल तक कंप्लीट करवा देगा। अब ध्यान से सुनिए बच्चा, समझें क्या होता है। एम्ब्रायनिक स्टेज में मां का थायरोक्सिन बच्चे को मिलता है और वो थायरोक्सिन सीएनएस का डेवलपमेंट शुरू करवा देता है, जैसे कि उसमें ब्रेन बनने लग जाता है, स्पाइनल कॉर्ड बनने लग जाता है, न्यूरॉन्स का डेवलपमेंट शुरू होता है, माइलिनेशन होने लग जाता है, सेरिब्रम बनने लग जाता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स बनने लग जाता है, बहुत सारे एरियाज बनते हैं जैसे कि ऑडिटरी एरिया, ऑल्फैक्टरी एरिया, गस्टेटरी एरिया, सोमेस्थेटिक एरिया, ऑसिपिटल एरिया, ब्रोकास एरिया, प्राइमरी मोटर एरिया। पर एक चीज समझें, जब जन्म का समय आता है ना बच्चों, तो मां के थायरोक्सिन की वजह से वैसे तो सभी एरियाज का डेवलपमेंट होता है, पर मोस्टली डेवलपमेंट जो है वो ऑडिटरी एरिया का होता है। तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, यानी ऑडिटरी एरिया का डेवलपमेंट ऑलमोस्ट एम्ब्रायनिक स्टेज में मां के थायरोक्सिन की वजह से पूरा हो जाना चाहिए। अगर उस समय अगर ऑडिटरी एरिया डेवलप नहीं हुआ तो जन्म के बाद जो है उसके डेवलपमेंट में दिक्कत आ सकती है। यानी मैं आपको ये समझा रहा हूं बच्चों, जब बच्चा दुनिया में आता है उसके बाकी सारे एरियाज भी बन रहे हैं, पर मैक्सिमम डेवलपमेंट किसका हो चुका है बेटा, ऑडिटरी एरिया का। तभी तो आपने देखा होगा छोटे बच्चे की जो है सुनने की एबिलिटी सबसे ज्यादा है, हालांकि वो बोल नहीं पा रहा है क्योंकि ब्रोकास एरिया उतना डेवलप नहीं है, वो प्रॉपर्ली देख नहीं पा रहा है क्योंकि ऑसिपिटल एरिया उतना डेवलप नहीं है, वो टेस्ट आपको नहीं बता सकता है, वो स्मेल आपको नहीं बता सकता है क्योंकि बाकी जो गस्टेटरी एरिया, ऑल्फैक्टरी वो वेल डेवलप नहीं है। पर समझिए बच्चों, ऑडिटरी एरिया ऑलमोस्ट डेवलप करवा दिया जाता है एम्ब्रायनिक स्टेज में। तो जब बच्चा दुनिया में आता है उसकी सुनने की शक्ति सबसे ज्यादा होती है, और बेटा इसी कंसेप्ट को तो हम यूज करते हैं। तभी तो आपने देखा होगा जब कोई छोटा बच्चा रोता है तो उसको चुप करवाने के लिए आवाज का इस्तेमाल होता है, अरे मेरा मुन्ना राजा, अरे मेरा बेटा राजा चुप हो जाओ। आपने देखा होगा इनके मैक्सिमम खिलौने आवाज वाले होते हैं, इनके तो जूतों में भी आवाज होती है। ऐसा थोड़ी ना होगा बच्चा कि कोई बच्चा रो रहा है उसके सामने पिज्जा रखोगे कि ले सूंघ इसे और भगवान के लिए चुप हो जा, ऐसा नहीं होता है। अरे उसका ऑल्फैक्टरी एरिया इतना डेवलप नहीं है ना, कौन सा एरिया डेवलप है, ऑडिटरी एरिया। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, थोड़ी देर बाद एनसीईआरटी का पॉइंट डेफ म्यूटिज्म समझाने में काम आएगा। तो फिलहाल मैं आपको ये समझा रहा हूं, थायरोक्सिन बेटा फिजिकल ग्रोथ करवाता है, सेक्सुअल ग्रोथ पर भी इसका थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है, लेकिन मेंटल ग्रोथ करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज थायरोक्सिन। वेरी इंपॉर्टेंट। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, थायरोक्सिन का मेटाबॉलिज्म पर क्या इफेक्ट है। मेटाबॉलिज्म सेम टू सेम ग्रोथ हार्मोन से आपको रिलेट करनी है, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन प्रोटीन का सिंथेसिस करवाता था, याद करो ग्रोथ हार्मोन भी लाइपोलाइसिस करवाता था, और ग्रोथ हार्मोन बेटा ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता था। यानी याद कीजिए ग्रोथ हार्मोन भी जो है हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन था, डायबिटोजेनिक हार्मोन था। तो मैंने आपसे क्या कहा बच्चों, ग्रोथ हार्मोन और थायरोक्सिन सिनर्जिस्टिक हार्मोन है। तो इसका मतलब ये हुआ अपनी ऑप्टिमम कंसंट्रेशन पर ये भी प्रोटीन का सिंथेसिस ज्यादा करवाता है, ये भी जो है लाइपोलाइसिस ज्यादा करवाता है, ये भी ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाता है। तो काउंट करते जाइएगा। मार्केट में दूसरा हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन आ चुका है, डायबिटोजेनिक हार्मोन आ चुका है। तो एक तो ग्रोथ हार्मोन है और एक थायरोक्सिन है। तो मैंने यहां पर आपको थायरोक्सिन के 3 फंक्शन बता दी बच्चों, एक तो बीएमआर को रेगुलेट करता है, एक मैंने आपको ग्रोथ पर इसका इफेक्ट बता दिया, और एक मैंने आपको यहां पर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट मेटाबॉलिज्म पर इसका इफेक्ट बता दिया। फिर आपके मॉड्यूल में वो वाला पॉइंट लिखा हुआ है कि थायरोक्सिन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट तो करता ही है। एक पॉइंट एनसीईआरटी का समझें, थायराइड हार्मोन इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। बेटा एनसीईआरटी की लाइन आपने देखा, थायरोक्सिन जो होगा तो कहीं ना कहीं वाटर की बात कर सकते हैं, तो थायरोक्सिन वाटर को बैलेंस करता है, और बेटा इसको बनाने के लिए आयोडीन चाहिए होता है, साथ ही साथ थायरोकैल्सिटोनिन कैल्शियम को बैलेंस करेगा। तो हम कह सकते हैं थायराइड हार्मोन जो है वो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी अफेक्ट करता है। फिर एक और लाइन समझिए बच्चों,
थायरोक्सिन जो होता है वो फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी अफेक्ट करेगा। मैंने आपसे कहा ना, थायरोक्सिन का कहीं ना कहीं सेक्सुअल ग्रोथ पर भी अफेक्ट है, गोनेट्स के ग्रोथ पर भी अफेक्ट है। तो थायरोक्सिन कहीं ना कहीं मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलेट करता है। तो यहां पर हमने थायरोक्सिन के फंक्शन कंप्लीट किया। अब लास्ट डिस्कस करेंगे डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू थायरोक्सिन, उसके हाइपो सिक्रेशन और उसके हाइपर सिक्रेशन से होने वाले डिसऑर्डर। थोड़ा समय दे रहा हूं, जल्दी से ऑब्जर्व कीजिए, कोशिश कीजिए क्लास में याद हो जाए बच्चों। ओरिजिन हो चुका है, लोकेशन हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, हार्मोन के नाम हो चुके हैं थायरोक्सिन और थायरोकैल्सिटोनिन। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं थायरोक्सिन। थायरोक्सिन के फंक्शन हो चुके हैं, बीएमआर को रेगुलेट करता है, ये जो है ग्रोथ में कहीं ना कहीं ग्रोथ हार्मोन के साथ सिनर्जिस्टिक है, क्योंकि ये भी प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। सीएनएस का डेवलपमेंट करवाना है तो थायरोक्सिन चाहिए, अगर थायरोक्सिन नहीं होगा तो सीएनएस का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, इसको समझें। थायरोक्सिन का मैंने आपको बताया ये कैलोरीजेनिक हार्मोन है, साथ ही साथ ये डायबिटोजेनिक हार्मोन है, ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ा रहा है, ये बातें हम समझ चुके हैं। और बाकी कहीं ना कहीं ये वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में भी अपना इफेक्ट डाल रहा है। तो थायरोक्सिन के फंक्शन हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों थायराइड डिसऑर्डर्स, इसको थोड़ा ध्यान सुनिएगा। थायराइड डिसऑर्डर्स, पहली कैटेगरी आपके सामने पेश कर रहा हूं, हाइपोथायरॉयडिज्म। पहली कैटेगरी बच्चों हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में पहली हम पढ़ेंगे सिंपल गॉइटर, एक हम पढ़ेंगे क्रिटिनिज्म, और एक हम पढ़ेंगे बच्चों मिक्स इडिमा, या फिर इसको गुल्स डिजीज कहा जाता है, गुल्स डिजीज। अब इसको थोड़ा ध्यान सुनिए बच्चों, थायरोक्सिन की कमी की बात कर रहा हूं मैं, ये थायरोक्सिन की कमी से होने वाली बीमारियां। पहले बात करते हैं बच्चों सिंपल गॉइटर। एक चीज समझें, सिंपल गॉइटर किसकी कमी से होता है? आयोडीन की डेफिशिएंसी से। और आपने देखा थायरोक्सिन को बनाने के लिए आयोडीन चाहिए, अगर शरीर में आयोडीन कम होगा तो कंफर्म है थायरोक्सिन का प्रोडक्शन कम होगा। तो सिंपल गॉइटर इज ए केस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। अब समझाता हूं बच्चों, एक चीज समझिएगा, गॉइटर वर्ड कभी भी आ जाए, ये मेडिकल शब्द है बच्चों, इसका मतलब होता है एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। आम भाषा में बेटा इसको जो है गलगंड कहा जाता है। आपने शायद टीवी में देखा होगा, इस तरह से जो है नेक में स्वेलिंग आ जाती है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड की साइज जो है वो बढ़ जाती है। एक चीज समझिए, गॉइटर वर्ड कभी भी आ जाए इसका मतलब ये नहीं है हमेशा कि आयोडीन की कमी है, थायरोक्सिन की कमी है, नहीं बच्चों। गॉइटर शब्द कभी भी आ जाए इसका मतलब होता है एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। अब समझिए, आयोडीन की कमी होगी तो कंफर्म है थायरोक्सिन कम होगा, क्योंकि थायरोक्सिन को बनाने के लिए आयोडीन चाहिए। हम डिस्कस कर चुके हैं टेट्रा आयोडोथायरोन। अब ध्यान से कंसेप्ट समझिएगा, मान लेते बेटा ये हमारी नॉर्मल थायराइड ग्लैंड की साइज है, इसको हम एच शेप भी कह सकते हैं। आपने देखा यहां पर ऐसे फॉलिकल्स होते हैं, उनमें फॉलिकुलर सेल होते हैं। नॉर्मली फॉलिकुलर सेल क्या करते हैं? ब्लड में से आयोडीन को एब्जॉर्ब करते हैं और टायरोसिन के साथ उसकी कपलिंग करके क्या बनाते हैं? थायरोक्सिन बनाते हैं। अब समझिए, मैं आपको समझाता हूं बच्चों, आयोडीन की कमी होती है तो ऐसा क्या हो जाता है? तो थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है, वो समझिए। कल को मान लेते हैं आयोडीन की कमी है बेटा, तो एक बात तो कंफर्म है, अगर आयोडीन की कमी है तो थायरोक्सिन जो है वो कम ही बनेगा, कंफर्म है। अब समझिए, मान लेते हैं दूर कहीं कोई टिश्यू है, वही किस्सा है, वो चिल्लाएंगे थायरोक्सिन चले आओ, पर थायरोक्सिन का प्रोडक्शन कम है ना, तो वो शिकायत किससे करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड से। सही कंसेप्ट है। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन फेंक कर मारेगा। तलाक स्पेशलिस्ट हार्मोन समझो, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या चाहता है? थायरोक्सिन का प्रोडक्शन बढ़े, और थायरोक्सिन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फॉलिकुलर सेल का नंबर बढ़ता है बच्चों, यानी कि टीएसएच जो होता है वो कहीं ना कहीं थायराइड ग्लैंड की ग्रोथ भी करवाता है। यानी देखो क्या होगा, टीएसएच का थप्पड़ पड़ेगा तो यहां पर जो है फॉलिकुलर सेल्स का नंबर बढ़ने लगेगा। बेटा फॉलिकुलर सेल बढ़ेंगे इस उम्मीद में कि फॉलिकुलर सेल ज्यादा होंगे तो ज्यादा आयोडीन एब्जॉर्ब करेंगे, थायरोक्सिन का प्रोडक्शन बढ़ेगा, पर थायरोक्सिन अभी भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आयोडीन कम है। पर क्या होगा? तो टीएसएच का अब ज्यादा स्टिमुलस मिलेगा। तो टीएसएच क्यों आ रहा है? क्योंकि टीएसएच क्या चाहता है? थायरोक्सिन का प्रोडक्शन बढ़े। तो टीएसएच के एक्सेस स्टिमुलेशन की वजह से फॉलिकुलर सेल का नंबर बढ़ता जाएगा, और जब सेल का नंबर बढ़ता जाएगा तो थायराइड ग्लैंड की साइज बढ़ जाती है। एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड यानी कि सिंपल गॉइटर, ये समझ में आना चाहिए। मैं आपको ये समझा रहा हूं, आयोडीन की कमी होती है तो थायरोक्सिन कम बनेगा,
तो बॉडी तो चाहती है ना कि थायरोक्सिन ज्यादा बने, तो उसके लिए टीएसएच ज्यादा आता है, और बेटा टीएसएच जो है वो थायराइड ग्लैंड को थप्पड़ मारता है, थप्पड़ मार मार के सुझा देता है, तो थायराइड ग्लैंड की साइज बढ़ जाती है, इसे कहा जाता है सिंपल गॉइटर। तो ध्यान रखिएगा, आयोडीन की कमी होगी तो थायरोक्सिन कम होगा, तो बॉडी में टीएसएच ज्यादा आता है, और टीएसएच ज्यादा आएगा फॉलिकुलर सेल का नंबर बढ़ेगा, इस उम्मीद में कि थायरोक्सिन ज्यादा आएगा, पर थायरोक्सिन तब भी नहीं आएगा क्योंकि आयोडीन कम है, तो कहीं ना कहीं थायराइड ग्लैंड की साइज तो बढ़ जाएगी ना, उसे कहा जाएगा सिंपल गॉइटर। बेटा समझिए, ये जो सिंपल गॉइटर है ये उन लोगों में नॉर्मली नहीं देखा जाता है जो सी फूड लेते हैं, क्योंकि सी फूड लेंगे, समुद्री भोजन लेंगे तो आयोडीन की डेफिशिएंसी नहीं होती है। ये नॉर्मली वहां होता है जहां आयोडीन की कमी देखने को मिलेगी, जैसे कि हिली एरियाज में अगर लोग रहते हैं, बेटा एक तो जो है उन तक सॉल्ट प्रॉपर्ली पहुंचता नहीं है, वहां पर सॉइल इरोजन होता है, पानी के साथ साथ मिट्टी बह जाती है, आयोडीन बह जाता है, तो वेजिटेबल्स में भी आयोडीन कमी होती है, तो वहां के लोगों में आयोडीन नॉर्मली कम देखा जाता है, तो वहां पर जो है सिंपल गॉइटर होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यह है आयोडीन की कमी से, थायरोक्सिन की कमी से होने वाले टीएसएच के ओवर स्टिमुलेशन की वजह से थायराइड ग्लैंड की साइज का बढ़ना, यह है बेटा सिंपल गॉइटर। बच्चों क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में इंडिकेट करें कि आप मुझे सुन पा रहे हैं बच्चों। चलिए बच्चों ना, तो ये तो हमने बात करी है सिंपल गॉइटर। अब अगला आप एनसीईआरटी का सुनिएगा, ये है बेटा क्रिटिनिज्म। पर समझिए, क्रिटिनिज्म एक स्पेशल केस है, हाइपोथायरिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बेटा एनसीईआरटी का है, एक एक वर्ड में आपको समझाऊंगा, समझें। मान लेते हैं प्रेगनेंसी के दौरान जो है उस बच्चे को थायरोक्सिन नहीं मिल रहा है, और मैंने आपको कहा था जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट होता है बेटा वो एम्ब्रायनिक स्टेज में शुरू हो जाता है। अब एनसीईआरटी का एक एक वर्ड समझिए, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए थायरोक्सिन चाहिए, तो वेरी इंपॉर्टेंट, हाइपोथायरिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बेटा स्पेशल केस है क्रिटिनिज्म। अगर मान लेते हैं प्रेगनेंसी के दौरान एम्ब्रायनिक स्टेज में अगर बच्चे को थायरोक्सिन नहीं मिला तो सीएनएस का डेवलपमेंट प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा। सीएनएस का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा तो मैं कह सकता हूं मेंटल रिटार्डेशन। एक एक सिम्टम समझा रहा हूं एनसीईआरटी का। बेटा आपने देखा सीएनएस के डेवलपमेंट के लिए थायरोक्सिन चाहिए, और सीएनएस का डेवलपमेंट एम्ब्रायनिक स्टेज में शुरू हो जाता है मां के थायरोक्सिन की वजह से। तो समझिए, अगर प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे में हाइपोथायरिज्म हो गया या मदर में हाइपोथायरिज्म हो गया तो बच्चे में सीएनएस का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, तो बच्चे में मेंटल रिटार्डेशन होगा, उसका जो इंटेलिजेंट क्वोशिएंट होगा वो काफी कम हो जाएगा। और शानदार, समझिए मैंने आपसे क्या कहा था, ऑडिटरी एरिया का डेवलपमेंट एम्ब्रायनिक स्टेज में हो जाना चाहिए, पर समझिए अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर थायरोक्सिन नहीं मिला तो इस बच्चे में ऑडिटरी एरिया डेवलप नहीं हो पाएगा, तो ये बच्चा सुन नहीं पाएगा, यानी बेटा ये जो है डेफ होगा। समझे, डेफ होगा, एक एक वर्ड समझा रहा हूं। और जब डेफ होगा, सुनेगा ही नहीं, तो कोई शब्द मेमोरी में स्टोर होगा ही नहीं, और जब मेमोरी में कोई शब्द स्टोर नहीं होगा तो जब बोलने की बारी आएगी ये नहीं बोल पाएगा, यानी कि म्यूट हो जाएगा। तो ये शब्द समझाना था बेटा। तो क्रिटिनिज्म में लिखा हुआ है डेफ म्यूटिज्म। एक और चीज समझिए, एनसीईआरटी कहती है इस बच्चे में बेटा स्टंटेड ग्रोथ होगी। स्टंटेड ग्रोथ का मतलब है इसमें भी ड्वार्फिज्म देखने को मिलेगा। याद कीजिए बेटा, जो हाइट बढ़नी होती है वो बचपन में, और ये क्या है, हाइपोथायरिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और चाइल्डहुड। बचपन में अगर थायरोक्सिन कम है तो क्रिटिनिज्म है, तो बोन्स का डेवलपमेंट प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा, तो स्टंटेड ग्रोथ होगी यानी ड्वार्फिज्म। और लास्ट सिम्टम समझाता हूं बेटा, एनसीईआरटी कहती है इसमें एबनॉर्मल स्किन होगी। तो रटना नहीं है, समझना है। मैं आपको समझाता हूं बेटा, नॉर्मली हमारे अंदर क्या होता है, थायरोक्सिन होता है, हमारी बीएमआर ठीक ठाक होती है, हमारी बॉडी में हीट का प्रोडक्शन होता है, हमें पसीना आता है, और जब पसीना आता है तो हमारी स्किन जो है टाइम टू टाइम जो है वो उसको मॉइस्चराइजेशन मिलता रहता है, वो सूखती नहीं है। पर आप देखिए बेटा, इस बच्चे में थायरोक्सिन की कमी है, थायरोक्सिन की कमी है, दिस इज हाइपोथायरिज्म ड्यूरिंग चाइल्डहुड। अगर थायरोक्सिन की कमी है, इस बच्चे की बीएमआर कम है, और अगर बीएमआर कम है तो इसको पसीना कम आएगा या फिर नहीं आएगा। और बेटा अगर पसीना नहीं आएगा तो इसकी जो चमड़ी है वो सूख जाएगी, बिल्कुल शुष्क हो जाती है, ड्राई हो जाती है, खुरदुड़ी हो जाती है, यानी इसकी स्किन कैसे हो जाएगी बेटा, एबनॉर्मल स्किन। तो उम्मीद करता हूं क्रिटिनिज्म के ये एनसीईआरटी के सारे सिम्टम आपको समझ में आ गए होंगे। दैट्स इट। अब एक और चीज समझिए, अगर बात करें हाइपोथायरिज्म ड्यूरिंग एडल्टहुड, बेटा एडल्टहुड में अगर हाइपोथायरिज्म है
तो बीमारी का नाम है मिक्स इडिमा। पहले तो एक चीज समझिए, इडिमा का मतलब होता है बेटा स्वेलिंग। ये मेन एग्जाम में आ चुका है। स्वेलिंग दो टाइप की होती है, पेनफुल स्वेलिंग को इन्फ्लेमेशन कहते हैं, पेनलेस स्वेलिंग को इडिमा कहते हैं। तो इस चीज में एक चीज तो याद रखें बेटा, मेन एग्जाम में आ चुका है, मिक्स इडिमा में जो बॉडी के टिश्यूज होते हैं उनकी वाटर को रिटेन करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। ये ऑप्शन में था बच्चों, वाटर को रिटेन करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, वो टिश्यू पानी को छोड़ते ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है टिश्यू में स्वेलिंग आ जाती है और बॉडी में स्वेलिंग देखने को मिलती है, इसलिए कहा जाए है मिक्स इडिमा। अब एक चीज समझिए, व्हाट इज मिक्स इडिमा? एडल्टहुड में थायरोक्सिन की कमी से होने वाली बीमारी है। अब अगर मान लेते हैं मिक्स इडिमा किसी फीमेल को हो गया, तो मैंने आपको कहा था ना बच्चों, थायरोक्सिन कहीं ना कहीं मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है, तो इसके बारे में बस एनसीईआरटी का स्टेटमेंट याद रखेंगे, हाइपोथायरिज्म इन एडल्ट फीमेल कॉजेज मेंस्ट्रुअल साइकिल टू बिकम इररेगुलर, दैट्स इट। तो यहां पर हमने हाइपोथायरिज्म को डिस्कस किया। अब मैं बात करता हूं बच्चों हाइपरथायरिज्म, बहुत आसान है बच्चों, आइए बात करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरिज्म मतलब है थायरोक्सिन ज्यादा होगा। बेटा इसमें जो है मॉड्यूल में लिखा हुआ है एक्सोप्थैलेमिक गोइटर। अब एक चीज समझिए, गोइटर बढ़ा गया है, इसका मतलब थायराइड ग्लैंड की साइज बढ़ेगी, पर इस बार थायरोक्सिन कमी थोड़ी ना बेटा, इस बार आयोडीन की कमी नहीं है, थायरोक्सिन कमी नहीं है, पर फिर भी थायराइड ग्लैंड की साइज बढ़ेगी। मैं आपको दो नाम बता रहा हूं बच्चों, आपके मॉड्यूल में सिर्फ एक लिखा हुआ है, एक है बेटा जी प्लमर्स डिजीज और एक होता है ग्रेव्स डिजीज। आपके मॉड्यूल में बेटा एक तो ग्रेव्स डिजीज शब्द लिखा हुआ है और एक एक्सोप्थैलेमिक गोइटर लिखा हुआ है। मैं आपको समझाता हूं बच्चों, चाहे वो प्लमर्स डिजीज हो चाहे वो ग्रेव्स डिजीज हो, इसको सुन लो, दोनों जो है वो हाइपरथायरिज्म के केस हैं, दोनों के अंदर गोइटर होता है बेटा। यानी गोइटर का मतलब क्या है, दोनों के अंदर जो है थायराइड ग्लैंड की साइज बढ़ेगी, पर कारण अलग है, वो सुन लो। मान लेते हैं थायराइड ग्लैंड की नॉर्मल साइज है बेटा, प्लमर्स डिजीज में क्या होता है, कैंसर हो जाता है, कैंसर, और आप जानते हैं कैंसर मतलब एबनॉर्मल इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, यहां पर बेटा कैंसर हो जाएगा तो फॉलिकुलर सेल का नंबर ऐसे बढ़ जाता है, तो यहां पर नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, गिठान जैसे स्ट्रक्चर हैं, तो थायराइड ग्लैंड की साइज बढ़ जाती है, यानी क्या हो चुका है, गोइटर। पर समझिए ग्रेव डिजीज जो है ना बेटा, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ये जो है बेटा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, टीएसएच लाइक एंटीबॉडीज बन जाती हैं, ऐसी एंटीबॉडी जो टीएसएच की तरह काम करती है, और याद कीजिए टीएसएच फॉलिकुलर सेल के नंबर को बढ़ाता है ताकि थायरोक्सिन ज्यादा हो, और अगर फॉलिकुलर सेल का नंबर बढ़ जाएगा तो थायराइड ग्लैंड की साइज बढ़ जाएगी, यानी क्या हो जाएगा बेटा, गोइटर। आपके मॉड्यूल में ये लिखा हुआ है कि थायरोक्सिन के ज्यादा होने की वजह से एक्सोप्थैलेमिक गोइटर होता है ग्रेव्स डिजीज, पर मैंने आपको समझा दिया दोनों के अंदर बेटा एक्सोप्थैलेमिक गोइटर होता है। गोइटर मतलब एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, कैंसर की वजह से गोइटर हो रहा है वो प्लमर्स डिजीज है, पर अगर टीएसएच लाइक एंटीबॉडी की वजह से अगर गोइटर हो रहा है तो वो ग्रेव डिजीज है। पर आपने देखा दोनों ही केस में थायराइड ग्लैंड की साइज बढ़ रही है, और थायराइड ग्लैंड की साइज बढ़ेगी तो थायरोक्सिन का जो प्रोडक्शन होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो दोनों किसका केस है बेटा, हाइपरथायरिज्म। अब देखिए दोनों में एक मेन सिम्टम जो आता है बेटा वो है एक्सोप्थैलेमिक गोइटर। समझिए एक्सो का मतलब होता है बाहर, ऑप्थैलेमिक मतलब आंखें, बेटा ये ऐसा गोइटर है जिसमें प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल हो जाता है, आंखें जो है वो बाहर आने लग जाती हैं, ऐसा कुछ। रीजन समझिए, हमारी आंखें होती हैं आई ऑर्बिट में, आई ऑर्बिट में ऐसे आईबॉल है बेटा, आईबॉल के पीछे कुछ सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं सपोर्ट देने के लिए, पर थायरोक्सिन याद कीजिए प्रोटीन सिंथेसिस भी तो बढ़ाता है, तो अगर थायरोक्सिन ज्यादा होगा प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा, एक एक चीज समझा रहे हैं, तो सॉफ्ट टिश्यू की ग्रोथ ज्यादा होती है, तो उसका प्रेशर जो है वो आईबॉल पर लगता है और आईबॉल जो है वो प्रोट्रूड होने लग जाती है, तो ऐसा गोइटर, गोइटर तो हुआ, पर ध्यान रखें आयोडीन की कमी नहीं है, थायरोक्सिन की कमी नहीं है, या तो कैंसर की वजह से साइज बढ़ी है या फिर टीएसएच लाइक एंटीबॉडी की वजह से साइज बढ़ी है, तो साइज तो बढ़ी है यानी गोइटर, पर इस गोइटर में आईबॉल का प्रोट्रूजन हो रहा है, तो इसको कहा जाता है एक्सोप्थैलेमिक गोइटर। और बाकी सिम्टम बताने की जरूरत नहीं बेटा, थायरोक्सिन अगर ज्यादा है तो बीएमआर जो है वो ज्यादा होगी, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो जो है ज्यादा होगा। मेडिकल कॉलेज की बुक्स में ऐसे इंसान के लिए लिखा जाता है हॉट पर्सनालिटी। आपका किसी को हॉट कहने का नजरिया अलग हो सकता है, पर ये अंकल वाकई में हॉट हो जाएंगे। 24 घंटे इनके शरीर को टच करो, हमें ऐसा लगेगा कहीं अंकल को बुखार तो नहीं है, क्योंकि थायरोक्सिन ज्यादा है, बीएमआर ज्यादा है, और आपको समझ में आ रहा है इनमें आपको वेट लॉस भी देखने को मिलेगा, क्योंकि फैट का ब्रेकडाउन होगा, तो क्या देखने को मिलेगा, वेट लॉस, ऐसा कुछ।
बाकी आपके मॉड्यूल में एक और लिखा हुआ बच्चों, हाशिमोटो डिजीज, बता देता हूं इसके बारे में वैसे हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। हाशिमोटो डिजीज एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इसमें थायराइड ग्लैंड के खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती हैं, थायरोक्सिन का प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है, दैट्स इट। तो यहां पर बच्चों इसी के साथ जो है हमारी थायराइड ग्लैंड जो है वो कंप्लीट होती है। थोड़ा ऑब्जर्व कर लीजिए, ओरिजिन हो चुका है एंडोडर्मल, लोकेशन हो चुकी है, मैं स्लाइड्स आपको दिखा देता हूं, एक बार जल्दी से आप जो है रिव्यू कर लीजिए। ओरिजिन एंडोडर्मल, समय दे रहे हैं आप, रिजल्ट दीजिए बच्चों। ओरिजिन हो चुका है एंडोडर्मल, लोकेशन देख पा रहे हैं नेक रीजन में, लैरिंग्स और ट्रेकिया के वेंट्रोलेटरल जंक्शन पर। स्ट्रक्चर हो चुका है बाइलोब्ड है, इस्थमस से जुड़ा हुआ है, फॉलिकुलर सेल है, पैराफॉलिकुलर सेल है, ये स्ट्रक्चर है। हार्मोन्स की बात हो गई, थायरोक्सिन और थायरोकैल्सिटोनिन। अभी हमने सिर्फ थायरोक्सिन को डिस्कस किया है बेटा, कैसे उसको स्टोर करते हैं, क्या उसके फंक्शन है, उसके हाइपो और हाइपर सिक्रेशन से क्या डिसऑर्डर हैं, वो हमने अभी डिस्कस किए। हमने थायरोक्सिन को लेकर सारी बातें कर ली हैं, अब हमें डिस्कस करना है थायरोकैल्सिटोनिन, पर इसको मैं डिस्कस करूंगा अलोंग विद पैराथायरॉइड ग्लैंड। तो मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, जल्दी से एक बार इसको आप ऑब्जर्व कर लीजिए, एनसीईआरटी से गो थ्रू कर लीजिए, फिर हम शुरू करेंगे बच्चों। पैराथायरॉइड ग्लैंड बहुत छोटी ग्लैंड है, बहुत ही आसान ग्लैंड। मेरी क्लास में अगर आप कनेक्टेड रहेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो टॉपिक समझ में नहीं आए ऐसा कोई कारण नहीं हो सकता बच्चों। बाकी बच्चों थायरोक्सिन जो होता है वो एरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस में भी हेल्प करता है। जब नाम आए एरिथ्रोपोइसिस, आज ही सुन ले बच्चों, हमारी बॉडी में चैप्टर के अकॉर्डिंग हम 4 हार्मोन्स की बात करेंगे जो आरबीसी फॉर्मेशन एरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करेंगे। कौन कौन से बच्चों? एक होगा थायरोक्सिन, एक कॉर्टिसोल, एक किडनी से आने वाला एरिथ्रोपोइटिन, और एक हमारी जो है एंड्रोजन जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, ये समरी में लिखा हुआ है। तो एक साथ याद रख लेंगे, 4 हार्मोन है जो कि एरिथ्रोपोइसिस आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। वापस बोल देता हूं, थायरोक्सिन, कॉर्टिसोल, एक एरिथ्रोपोइटिन, और एक होगा हमारा कौन सा बेटा? एंड्रोजन। ये बात समरी में लिखी हुई है। चलिए बच्चों, अब जो है ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड के सीक्वेंस को आगे ले चलता हूं। बहुत ही छोटी ग्लैंड आपके सामने पेश कर रहा हूं जिसका नाम है पैराथायरॉइड ग्लैंड। आइए जल्दी से कंप्लीट करते हैं। ओरिजिन, लोकेशन, स्ट्रक्चर, हार्मोन, उनके फंक्शन, डिसऑर्डर। पहले बात करते हैं ओरिजिन एंडोडर्मल। बेटा नाम से पता चल रहा है थायराइड ग्लैंड की पेरीफेरी पर सिचुएटेड है। थायराइड ग्लैंड एंडोडर्मल है तो इसका ओरिजिन भी एंडोडर्मल। खत्म। लोकेशन की बात करते हैं, एनसीईआरटी का फिगर है बच्चों। अब हमने पोजीशन चेंज कर दिया, आप देख पा रहे हैं, दिस इज द डोर्सल व्यू।
कैसे पता चला बच्चों डॉर्सल व्यू है? आपको सी शेप्ड रिंग्स नजर नहीं आ रही हैं, आपको इस्थमस नजर नहीं आ रहा है, तो दिस इज द डॉर्सल व्यू ऑफ द थायराइड ग्लैंड। अब समझें, हमारे अंदर बेटा पैराथायराइड ग्लैंड नहीं, पैराथायराइड ग्लैंड्स होती हैं, क्योंकि हमारे अंदर 4 होती हैं, बटन शेप होती हैं, छोटी छोटी होती हैं, और थायराइड ग्लैंड के डॉर्सल साइड पर इन दोनों लोब में ऐसे वन पेयर जो हैं पार्शली या फिर कंप्लीटली एम्बेडेड होती हैं। ओरिजिन हो चुका है एंडोडर्मल, लोकेशन हो चुकी है हमारे पास 2 पेयर, यानी मैं कह सकता हूं 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, छोटी छोटी बटन जैसी होती हैं, और वो थायराइड ग्लैंड के डॉर्सल सरफेस पर पीछे की तरफ बैक साइड पर जो है थायराइड ग्लैंड के दोनों लोब पर वन पेयर पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो पार्शली या फिर कंप्लीटली एम्बेडेड होती है। दैट्स इट। ओरिजिन हो गया बच्चों, लोकेशन हो गया, स्ट्रक्चर सिलेबस में नहीं है। अब पढ़ना है हार्मोन, उसके फंक्शन और डिसऑर्डर। आइए बात करते हैं हार्मोन। ध्यान सुनिएगा बेटा, पैराथायराइड ग्लैंड से, ग्लैंड्स क्योंकि 4 हैं, पैराथायराइड ग्लैंड से एक ही पेप्टाइड हार्मोन निकलता है, एक ही प्रोटीनेशियस हार्मोन निकलता है, जिसे पैराथायराइड हार्मोन कहा जाता है। वेरी इजी, पैराथायराइड ग्लैंड से एक ही हार्मोन निकलता है जिसे हम कहेंगे पैराथायराइड हार्मोन। शॉर्ट में मैं कहूंगा पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन। इतना बड़ा शब्द है, शॉर्ट में लिख सकते हैं पैरथ हार्मोन, शॉर्ट में लिखा जा सकता है पैरथ हार्मोन। सबसे पहले प्योर फॉर्म में मिस्टर कॉलिप ने ऑब्जर्व किया था, तो इसको जो है बेटा कॉलिप्स हार्मोन भी कहा जाता है, ऐसा कुछ। ओरिजिन हो चुका है एंडोडर्मल, लोकेशन आपको याद हो गई है, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, हार्मोन का नाम हो चुका है। अब हमें पढ़ना है पैराथायराइड हार्मोन का फंक्शन और इसका डिसऑर्डर, और पैराथायराइड ग्लैंड कंप्लीट हो जाएगी। बेटा पैराथायराइड ग्लैंड के फंक्शन के लिए, पैराथायराइड हार्मोन के फंक्शन के लिए एक चीज याद रखिएगा, पैराथायराइड हार्मोन का फंक्शन है हमारी बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों को बैलेंस करता है। बेटा ध्यान रखिएगा, कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों को। वैसे जब बात आ रही है कैल्शियम की, तो कैल्शियम को 3 जो है मिलकर बैलेंस करेंगे। एक तो पैराथायराइड हार्मोन की बात करूंगा, एक याद कीजिए थायरोकैल्सिटोनिन, और एक होता है बेटा विटामिन D3 यानी कॉलीकैल्सिफेरॉल। ये तीनों मिलकर कैल्शियम को बैलेंस करते हैं। पर आपको ध्यान रखना है पैराथायराइड हार्मोन जो है वो कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों को बैलेंस करता है। अब कैसे बैलेंस करता है वो चीज समझिए बच्चों, ये कैल्शियम और फॉस्फेट को कैसे बैलेंस करता है, बायोलॉजी है, तो एक चीज तो याद रखनी होगी, बाकी पूरा मैं आपको याद करवा दूंगा। बस इतना याद रखिएगा, पैराथायराइड हार्मोन का मकसद क्या है, ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाना, बस इतना आपको याद रखना है, बाकी मैं आपको पूरा याद करवा दूंगा बच्चों। पैराथायराइड हार्मोन का मकसद है ब्लड में कैल्शियम बढ़ाना, यानी क्या करवाता है, हाइपर कैल्सीमिया, बस इतना याद रख लीजिए। बेटे ब्लड में कैल्शियम बढ़ाता है तो ब्लड में फॉस्फेट घटाएगा, क्योंकि ब्लड में कैल्शियम फॉस्फेट एक साथ हो गए तो रिएक्ट करके कैल्शियम फॉस्फेट बन जाएगा, ब्लड की मैट्रिक्स बोन की तरह हार्ड हो जाएगी, तो ब्लड बहने से मना कर देगा ना बच्चों। तो लॉजिक वाइज समझिए, पीटीएच का मकसद क्या है, व्हाट इज पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन, इतना याद रखना है। पीटीएच का मकसद क्या है, ब्लड में कैल्शियम बढ़ाना, तो ब्लड में फॉस्फेट घटाना। बेटा ब्लड में कैल्शियम बढ़ाता है यानी हाइपर कैल्सीमिया, और ब्लड में फॉस्फेट घटाता है यानी हाइपोफॉस्फेटीमिया, इतना आपको याद होना चाहिए। अब समझिए पीटीएच का मकसद क्या है, ब्लड में कैल्शियम बढ़ाना बच्चों। तो हमने पीटीएच से कहा कि जाओ पीटीएच जाओ, तुम्हारे जीवन का मकसद होगा ब्लड में कैल्शियम बढ़ाना, तो जहां से भी कैल्शियम मिले उसे पकड़ो और कहां लाकर डाल दो, ब्लड के अंदर। तो समझिए, मान लेते हैं ये रहा पीटीएच, क्लास में 100 में आना चाहिए, क्लास में याद होना चाहिए। ध्यान सुनिएगा, पीटीएच का मकसद क्या है, ब्लड में कैल्शियम बढ़ाना, तो पीटीएच चला कैल्शियम की तलाश में। बेटा सबसे पहले पीटीएच कहां पहुंचा, बोन के पास। आपको पता है हमारी बॉडी का जो 99% कैल्शियम फॉस्फेट होता है वो बोन के अंदर होता है। अब कहानी को सुनिए, पीटीएच का मकसद क्या है, ब्लड में कैल्शियम बढ़ाना, तो पीटीएच किसके पास पहुंचा, बोन के पास, और बोन से कहता है अरे ओ बोन भैया सुनो ना, आपको मालूम है हमारा मकसद है ब्लड में कैल्शियम बढ़ाना, और हमने पता किया तो पता किया कि 99% कैल्शियम फॉस्फेट आप दबाकर बैठे हो, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज थोड़ा सा कैल्शियम हमें दे दो, वो हम ले जाकर ब्लड में या फिर ईसीएफ में डाल देंगे। तो बोन ने पीटीएच से बड़े प्यार से कहा गेट लॉस्ट, पीटीएच का दिमाग खराब, हम तुमसे प्यार से क्या मांग लिए, तुम हमें जो है गेट लॉस्ट बोल दिए। तो पीटीएच बोलता है रुको, अब भी हम अपने दोस्त को बुलाते हैं जो तुम्हें तोड़ेगा। आपको पता है बेटा बोन को बनाने वाला ऑस्टियोब्लास्ट और बोन को तोड़ने वाले ऑस्टियोक्लास्ट। तो ध्यान सुनिए, पीटीएच का पहला तरीका, पीटीएच का पहला तरीका बता रहा हूं, ये ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है, और ऑस्टियोक्लास्ट क्या करेंगे, बोन को तोड़ेंगे। इसका मतलब बेटा बोन का जो है डीमिनरलाइजेशन होगा, बोन का जो है बेटा डीमिनरलाइजेशन होगा।
एनसीईआरटी का वर्ड है बोन का जो है डीमिनरलाइजेशन होगा। पीटीएच जो है बेटा ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ाकर बोन का क्या करवाता है, डीमिनरलाइजेशन, या फिर मैं कह सकता हूं डिसोल्यूशन, बोन का डिसोल्यूशन, या फिर हम कह सकते हैं रिजॉर्प्शन। तीनों एनसीईआरटी के वर्ड हैं। बेटा पीटीएच का दोस्त कौन है, ऑस्टियोक्लास्ट, तो वो ऑस्टियोक्लास्ट को बोलकर बोन का डीमिनरलेशन करवाएगा और बोन में से कैल्शियम टूटेगा और कहां आ जाएगा, ब्लड में। पर ये कोई तरीका थोड़ा हुआ, ब्लड में कैल्शियम बढ़ाना है इसका मतलब ये थोड़ा हड्डी को तोड़ देंगे। तो ध्यान सुनिए, पीटीएच ऑस्टियोक्लास्ट को बोल के बोन को थोड़ी ना तोड़वाता है बेटा, बोन की जो अननेसेसरी ग्रोथ होती है, चीजों को ध्यान समझिए। आपको पता है जो ऑस्टियोब्लास्ट है वो बोन बना रहा होगा ना बेटा, तो जो अननेसेसरी ग्रोथ है बस उसको तोड़वाता है और उसके टूटने से क्या रिलीज होगा, कैल्शियम। वो कहां आ जाएगा, बोन, ब्लड में। तो इसका फायदा हुआ, एक तो ब्लड में कैल्शियम बढ़ गया और साथ ही साथ जो है हमारी बोन का शेप भी मेंटेन रह जाएगा, ऐसा कुछ। तो पीटीएच का मकसद क्या है, ब्लड में कैल्शियम बढ़ाना। पर एक चीज समझो, सिर्फ कैल्शियम थोड़ी ना आएगा बेटा, साथ में फॉस्फेट भी तो आएगा। पर समझो पीटीएच क्या करता है, इस फॉस्फेट को यूरिन के थ्रू एलिमिनेट करवाता है, दैट्स इट। तो फाइनली ब्लड में तो कैल्शियम बढ़ जाएगा और ब्लड में फॉस्फेट जो है वो कम हो जाएगा, ऐसा कुछ। ये पहला तरीका। फिर पीटीएच फिर चला किसकी तलाश में, कैल्शियम की तलाश में। अब ध्यान सुनना, पीटीएच का दूसरा तरीका बेटा ये पहुंचता है नेफ्रॉन के पास। पूरा एनसीईआरटी चल रही है। दूसरा तरीका, ये नेफ्रॉन से किसका एब्जॉर्प्शन, किसका रीएब्जॉर्प्शन करवाता है, कैल्शियम का। तो ब्लड में कैल्शियम बढ़ेगा। और तीसरा तरीका एनसीईआरटी कहती है पीटीएच जो है वो हमारी इंटेस्टाइन में जो फूड है वहां से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करवाता है, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। पर इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म मैं आपको बताता हूं बेटा, एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेन एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगी। ध्यान सुनना, पीटीएच का तीसरा तरीका बेटा, पीटीएच जो है पहले किडनी पर काम करता है, किडनी पर। ये किडनी में जो है विटामिन डी जो होता है बेटा, विटामिन D3, उसको एक्टिवेट करवाता है, उसको एक्टिवेट करवाता है और उसके एक्टिवेशन से एक हार्मोन बनवाता है बेटा, कैल्सीट्रायोल हार्मोन। ये इसलिए बता रहा हूं ताकि एक्सक्रीटरी सिस्टम में नीट का क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। बेटा पीटीएच जो है पहले किडनी पर काम करता है, विटामिन D3 को एक्टिवेट करवाता है कैल्सीट्रायोल हार्मोन में, और ये कैल्सीट्रायोल हार्मोन फिर हमारी इंटेस्टाइन पर काम करता है और हमारी इंटेस्टाइन में जो फूड है वहां जो कैल्शियम है उसका क्या करवाता है, एब्जॉर्प्शन करवाता है। तो एनसीईआरटी क्या कहती है, पीटीएच का मकसद है ब्लड में कैल्शियम बढ़ाना और 3 तरीके से बढ़ाता है। एक तो बोन का डीमिनरलाइजेशन करवाता है, एक नेफ्रॉन से रीएब्जॉर्प्शन करवाता है और इंटेस्टाइन में जो फूड है वहां से एब्जॉर्प्शन करवाता है। तो पीटीएच का मकसद क्या है, ब्लड में कैल्शियम बढ़ाना और फॉस्फेट को यूरिन के थ्रू निकाल देता है, दैट्स इट। एक बार ऑब्जर्व कीजिए, पीटीएच का मकसद है ब्लड में कैल्शियम बढ़ाना। 3 तरीके से लेकर आएगा, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट हो चुका है। एक तो बोन से लेकर आता है, बोन का डीमिनरलाइजेशन, एक नेफ्रॉन से लेकर आता है और एक जो है इंटेस्टाइन में जो फूड है वहां से एब्जॉर्प्शन करवाता है। इतना समझ में आना चाहिए। अब समझिए बच्चों, कहानी को आगे ले चलता हूं। आपने देखा कि पीटीएच का मकसद क्या था, ब्लड में कैल्शियम बढ़ाना, पर इसने ज्यादा सीरियसली ले लिया है। ये तो हर जगह से कैल्शियम लेकर आ रहा है, तो ऐसे तो ब्लड में कैल्शियम की बाढ़ आ जाएगी ना बच्चों, ईसीएफ में कैल्शियम की बाढ़ आ जाएगी। तो हमने सोचा जो ईमानदारी से काम कर रहा है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ये मैं आपको भी समझा रहा हूं, जो ईमानदारी से काम कर रहा है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो हमने क्या सोचा, इसको ब्लड में कैल्शियम बढ़ाने देते हैं। एक काम करते हैं, किसी और को नौकरी पर रखते हैं जो ब्लड में कैल्शियम घटाएगा। तो हमने किसको रखा है बेटा, थायरोकैल्सिटोनिन। याद कीजिए, अभी ये भी तो बताना बाकी है बेटा। थायरोकैल्सिटोनिन जो है वो थायराइड ग्लैंड के पैराफोलिकुलर सेल से रिलीज होगा, ऐसा कुछ। और जैसे थायरोकैल्सिटोनिन की बात करूंगा बेटा, ये पीटीएच का जस्ट एंटागोनिस्टिक है, ऑपोजिट। पीटीएच ब्लड में कैल्शियम बढ़ाता है तो ये ब्लड में कैल्शियम घटाता है। तो समझो पीटीएच का दोस्त कौन था, ऑस्टियोक्लास्ट। इसका दोस्त कौन होगा बेटा, ऑस्टियोब्लास्ट, दैट्स इट। तो टीसीटी क्या करता है, ऑस्टियोब्लास्ट की मदद से जो ब्लड का कैल्शियम है उसको बोन में डिपॉजिट करवाएगा, तो ब्लड में कैल्शियम कम हो जाएगा। साथ ही साथ वो ब्लड का जो कैल्शियम है उसको यूरिन से एलिमिनेट करवाता है, दैट्स इट। तो आपने देखा पीटीएच ब्लड में कैल्शियम बढ़ाता है जबकि टीसीटी जो है वो ब्लड में कैल्शियम घटाता है, ऐसा कुछ। दोनों एंटागोनिस्टिक काम करते हैं।
तो मैं एनसीईआरटी का स्टेटमेंट कह सकता हूं ना बच्चों, द सिक्रीशन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन एंड थायरोकैल्सिटोनिन इज रेगुलेटेड बाय द सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ ब्लड कैल्शियम। बेटा इनका सिक्रीशन ब्लड के कैल्शियम से रेगुलेट होता है। अगर ब्लड में कैल्शियम कम होगा तो पीटीएच का सिक्रीशन बढ़ेगा ताकि ब्लड में कैल्शियम बढ़ाया जा सके। अगर ब्लड में कैल्शियम कम हो जाएगा तो पीटीएच का सिक्रीशन होगा। अगर ब्लड में कैल्शियम ज्यादा हो जाएगा तो टीसीटी का सिक्रीशन होगा ताकि ब्लड में कैल्शियम को घटाया जा सके, ऐसा कुछ। एक और चीज मैं आपको बता दूं बच्चों, आपने सुना होगा एस्ट्रोजन की बात कर रहा हूं, ये स्केलेटल सिस्टम आएगा, यहीं सुन लेते हैं, वहां मुस्कुरा लेंगे। बेटा क्या होता है, फीमेल्स के अंदर जो एस्ट्रोजन होता है वो टीसीटी के साथ सिनर्जिस्टिकली काम करता है और वो भी जो है बोन में कैल्शियम का डिपोजिशन करवाता है। यानी समझो मैं कह सकता हूं पीटीएच हड्डी को कमजोर बनाता है, कैल्शियम निकलवाता है, तबकि टीसीटी जो है वो हड्डी को मजबूत बनाता है, ऐसा कुछ। पर समझिए फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन टीसीटी के साथ मिलकर काम करता है ताकि बोन में कैल्शियम का डिपोजिशन हो सके। तभी तो एनसीईआरटी कहती है मेनोपोज के बाद आपको होता है एस्ट्रोजन का लेवल कम होगा, तो टीसीटी का साथ देने वाला कम हो चुका है, तो उस केस में जो है बोन ज्यादा टूटती है, पीटीएच की एक्टिविटी बढ़ जाती है और ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है, ऐसा कुछ। ये जो है स्केलेटल सिस्टम में लिखा हुआ बच्चों कि मेनोपोज के बाद एस्ट्रोजन का कम होना फीमेल के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस का एक प्रमुख कारण माना जाता है। यह समझ में आना चाहिए। अब हम बात करेंगे बच्चों डिसऑर्डर्स, इसको समझें। हम एक ही स्लाइड में इसको कंप्लीट करते हैं। पहले बात करता हूं पीटीएच अगर कम हो जाए, अब मुझे लिखने की जरूरत नहीं बेटा, पीटीएच क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम बढ़ाता है, यानी ईसीएफ में कैल्शियम बढ़ाता है। अगर पीटीएच कम है तो ईसीएफ में कैल्शियम क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। ये लिखने की जरूरत नहीं बेटा, पीटीएच हाइपर कैल्सीमिया करवाता है। तो अगर पीटीएच कम है तो हाइपोकैल्सीमिया और हाइपर फॉस्फेटेमिया हो जाएगा, ऐसा कुछ। पीटीएच क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम बढ़ाता है, ईसीएफ में कैल्शियम बढ़ाता है। अगर पीटीएच कम है तो ईसीएफ में कैल्शियम कम। अब समझिए, मान लेते बेटा ये मसल फाइबर है, मसल फाइबर आपको पता है न्यूरॉन इसके साथ जो है जंक्शन बना रहा है, उसे हम कह रहे हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। थोड़ा याद कीजिए, यहां पर न्यूरॉन पर मिलते हैं सोडियम वीजीसी, नर्वस सिस्टम हमने पढ़ा है। और याद कीजिए सोडियम वीजीसी को बंद कौन करता है, कैल्शियम, जो ईसीएफ में होता है। अब समझो बच्चों, अगर ईसीएफ में कैल्शियम कम है, पीटीएच होता तो ईसीएफ में कैल्शियम बढ़ता, पर पीटीएच कम है तो ईसीएफ में कैल्शियम कम, कंसेप्ट समझिए। और अगर ईसीएफ में कैल्शियम कम होगा तो सोडियम वीजीसी को बंद करने के लिए कैल्शियम नहीं है, तो सोडियम वीजीसी हमेशा खुले रहेंगे। और सोडियम वीजीसी खुले रहेंगे तो सोडियम का इन्फ्लक्स होता रहेगा, डीपोलराइजेशन होता रहेगा, यानी ये न्यूरॉन जो है अननेसेसरीली इरिटेटेड रहेंगे, ये रेस्ट में कभी आएंगे नहीं। और न्यूरॉन अगर एक्साइटेड रहेंगे तो नर्व इंपल्स भेजते रहेंगे, जो मसल सेल है उसको भी लगातार स्टिमुलस मिलता रहेगा। तो मसल में क्या होगा, सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन, मसल रिलैक्स नहीं होगी बच्चों। कंसेप्ट समझिए, पीटीएच होता तो ईसीएफ में कैल्शियम बढ़ाता, पर पीटीएच कम है तो ईसीएफ में कैल्शियम कम, तो सोडियम वीजीसी को बंद करने के लिए कैल्शियम नहीं है। और जब सोडियम वीजीसी बंद नहीं होंगे, सोडियम वीजीसी चालू रहेंगे, डीपोलराइजेशन होता रहेगा, तो मैं कह सकता हूं नर्व फाइबर और मसल फाइबर अननेसेसरीली इरिटेटेड रहेंगे। तो मसल को लगातार स्टिमुलस मिलता रहेगा, मसल में सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन होगा। और ये जो सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन है ड्यू टू हाइपोपैराथायरिज्म, इसे कहा जाता है टिटेनी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन। बेटा एक और होता है टिटेनस, वो हम ह्यूमन हेल्थ में पढ़ेंगे। दोनों में सिम्टम एक ही चीज होता है, सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन, पर कारण अलग है। यहां पीटीएच की कमी से सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन है, वहां पर एक बैक्टीरिया आएगा क्लोस्ट्रिडियम टिटेनाई, उसका एक टॉक्सिन होता है टिटेनोस्पाज्मिन, उसकी वजह से सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है। इतना सा डिफरेंस है। तो पीटीएच अगर कम है तो ईसीएफ में कैल्शियम कम, तो नर्व और मसल फाइबर अननेसेसरीली इरिटेटेड रहेंगे, मसल में सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन होगा। और बेटा सोचो, व्हाट इज सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन, मसल रिलैक्स ही नहीं होंगी। और कल को अगर ये सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन टिटेनी ब्रीदिंग मसल में हो जाए तो फिर जो है एस्फिक्सिया हो सकता है, सफोकेशन की वजह से उस ऑर्गेनिज्म की डेथ भी हो सकती है, ऐसा कुछ। अब अगर हम बात करें बच्चों, अगर पीटीएच ज्यादा है तो ये तो आपको समझ में आ रहा है, अगर पीटीएच ज्यादा है तो इसका मतलब ईसीएफ में कैल्शियम बढ़ेगा। और याद कीजिए पीटीएच का दोस्त कौन था बेटा जी, पीटीएच का दोस्त कौन था, ऑस्टियोक्लास्ट। स्टेटमेंट ध्यान सुनिए, पहले पीटीएच क्या करता था,
ऑस्टियोक्लास्ट को बोल के, ध्यान सुनिए शब्द, बोन की अननेसेसरी ग्रोथ को तोड़ता था। पर अगर पीटीएच ज्यादा एक्सेसिव तो ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बहुत ज्यादा, तो अब ये बोन को अननेसेसरी तोड़ेगा। डिफरेंस समझ में आना चाहिए। पहले बोन की अननेसेसरी ग्रोथ को तोड़ता था, पर अगर पीटीएच बहुत ज्यादा हो जाएगा तो अब बोन अननेसेसरी टूटेगी। और जब बोन ज्यादा टूटेगी तो बोन में ऐसे जगह जगह पर छेद छेद हो जाएंगे। बेटा ऑस्टियो का मतलब बोन, पोरो मतलब पोर, सिस मतलब प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ हड्डी में छेद छेद होना इज नोन एज ऑस्टियोपोरोसिस, दैट्स इट। और ऐसी जो हड्डियां होती हैं वो जो हैं फ्रेजाइल हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, आसानी से वो फ्रैक्चर भी हो सकती हैं, ऐसा कुछ। बाकी ध्यान रखिएगा, मेनोपोज में एस्ट्रोजन का लेवल कम होना फीमेल के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस का एक प्रमुख कारण हो सकता है। तो दिस इज द एंड ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड, थोड़ा ऑब्जर्व कर लीजिए। बाकी ये भी चीज हम देख सकते हैं, अगर पीटीएच ज्यादा है तो ब्लड में कैल्शियम ज्यादा आएगा, और ब्लड में कैल्शियम ज्यादा होगा तो किडनी में छलने लग जाता बच्चों, और किडनी में कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स बन जाते हैं, पथरी हो जाती है, जिसे किडनी स्टोन भी कहा जाता है। तो हमने थायराइड ग्लैंड को पढ़ा है, हमने पैराथायरॉयड ग्लैंड को यहां पर समेटा है। एक बार आप रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। टेस्ट का सिलेबस बता दिया है, नर्वस सिस्टम पूरा आएगा और एंडोक्राइन सिस्टम पूरा आएगा। टेस्ट का सिलेबस बता दिया बच्चों, नर्वस सिस्टम पूरा, एंडोक्राइन सिस्टम पूरा। बच्चा पूछ रहा है पीटीएच में दूसरा वाला पॉइंट क्या है। बेटा पीटीएच एक तो बोन से कैल्शियम लेकर आता है, एक नेफ्रॉन से कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है, और इंटेस्टाइन में जो फूड है वहां से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करवाता है। हमने सिनर्जिस्टिक हार्मोन कौन कौन से पढ़े बच्चों अभी तक, याद करने की कोशिश कीजिए। एक तो एफएसएच एलएच जो है वो सिनर्जिस्टिक हार्मोन है, एफएसएच एलएच सिनर्जिस्टिक हार्मोन है, याद कीजिए। एक याद कीजिए, थायरोक्सिन और ग्रोथ हार्मोन अलोंग विद सोमेटोमिडिन सिनर्जिस्टिक हार्मोन है। एंटागोनिस्टिक में हमने कौन कौन से पढ़े, याद कीजिए, एमएसएच और मेलाटोनिन, पिछली क्लास में पढ़ा था बच्चों। एमएसएच जो होता है वो कॉम्प्लेक्शन डार्क करवाता है, जबकि मेलाटोनिन जो होता है वो कॉम्प्लेक्शन फेयर करवाता है, एंटागोनिस्टिक है। और आज एक एंटागोनिस्टिक आ चुका है, पीटीएच और टीसीटी। पीटीएच जो होता है वो ब्लड में कैल्शियम बढ़ाता है, टीसीटी जो होता है वो ब्लड में कैल्शियम घटाता है, दैट्स इट। टेस्ट का सिलेबस मैं आपको बता रहा हूं, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कंप्लीट आएगा और केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन कंप्लीट आएगा। जो हार्ड कॉपीज हैं वो आप तक डिलीवर की जाएंगी, आपको उसके बारे में बता दिया जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है बच्चों, है ना। हम पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ चुके हैं अलोंग विद हाइपोथैलेमस, थायराइड पढ़ चुके हैं, पैराथायराइड पढ़ चुके हैं। अब क्या बचा है बच्चों, एडिनल ग्लैंड बचा है, थाइमस है, पेनक्रियाज है, पीनियल है। बाकी फिर जो है कुछ गॉनेट्स के बारे में लिखा हुआ है, कुछ जीआईटी के हार्मोन्स के बारे में लिखा हुआ है, वो आपको ही पढ़ना है बच्चों। जीआईटी के जो हार्मोन्स हैं उनको आपको ही रीड करना है, आप चाहेंगे मैं पढ़ के बता दूंगा, बाकी वो आपको ही रीड करना है बच्चों। आज एमजे टॉक्स में बहुत खूबसूरत बात मैं आपके लिए लेकर आया हूं बच्चों। अगर आप समझ पाएंगे तो मां तक जाना आपका काफी आसान हो जाएगा, जीवन में भी आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ये जो पॉइंट है इसने मुझे भी पर्सनली बहुत इंस्पायर किया है, तो आज खास तौर पर ये पॉइंट आपके लिए लेकर आया हूं। होपफुली आपने शायद पहले भी सुना होगा, नहीं सुना है तो एमजे टॉक्स के माध्यम से इस पॉइंट को आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं बच्चों।
बच्चों वेलकम टू एमजे टॉक्स। बच्चों एमजे टॉक्स के माध्यम से बहुत ही खूबसूरत चीज जो है आज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अगर आप इसे समझ पाएं तो अपने जीवन में इसको उतारने की कोशिश करेंगे ताकि मां तक जाने का जो सपना है वो आपको एक दिन जरूर पूरा होगा। बच्चों मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहूंगा। जैसे कि दादाजी हो सकते हैं कि अपने जमाने में साइकिल से जो है ऑफिस जाया करते होंगे, काम पर जाया करते होंगे। पापा जो हैं फिर वो स्कूटर से या मोटरसाइकिल से काम पर जाने लगे। हम जो हैं आज हम जो हैं 4 व्हीलर से, हम जो हैं कार से अपने ऑफिस आने लगे हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी हो सकता है वो सीधे मर्सिडीज में होगी। उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है हो सकता है वो फरारी से जो है ट्रेवल किया करेंगी। पर अगर यही सिलसिला रहा तो वो वक्त दूर नहीं है कि उसके बाद की जो जनरेशन है वो फिर से या तो पैदल चलेगी या फिर साइकिल से ट्रेवल करेगी। दादाजी साइकिल से जाया करते थे, पापा स्कूटर से जाया करते थे, हम कार में जाया करते हैं। अगर हमने अपनी संतान को कार में जाना शुरू करवा दिया तो हो सकता है उसकी जो संतान होगी वो मर्सिडीज में जाएगी या फरारी में, पर भविष्य में उसकी जो संतान आएगी फिर से उसको वहीं से शुरुआत करनी होगी, उसको फिर से पैदल चलना होगा, उसको फिर से साइकिल से शुरुआत करनी होगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं बच्चों, एक बहुत ही जीवन का एक विचित्र सर्कल है जो मैंने आपके सामने लिखा है। काश आप उसको समझ पाएंगे एमजे टॉक्स के माध्यम से। मैंने लिखा है बच्चों, टफ टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन। जो टफ टाइम्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट करते हैं। जो स्ट्रॉन्ग मैन होते हैं फिर वो इजी टाइम्स क्रिएट करते हैं। जो इजी टाइम्स होते हैं वो वीक मैन क्रिएट करते हैं, और जो वीक मैन होते हैं फिर वो वापस से उन्हीं टफ टाइम्स को क्रिएट करते हैं। बेटा जब बुरा वक्त होता है, जब खराब समय होता है तो इंसान मजबूत बनता है। जो मजबूत इंसान होते हैं वो समय को आसान बना देते हैं। जब समय आसान होता है तो इंसान कमजोर हो जाते हैं, और जो कमजोर इंसान होते हैं वो समय को मजबूर बना देते हैं, वो समय को जो है टफ बना देते हैं, बहुत ही मुश्किल बना देते हैं। तो आपने एक चीज देखी यहां से कि जो टफ टाइम्स होते हैं दे क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन, स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट इजी टाइम्स, इजी टाइम्स क्रिएट वीक मैन, एंड वीक मैन क्रिएट्स टफ टाइम्स। तो मैं आपको बस ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कंफर्ट जोन में हैं तो किसी भी प्रकार का कंफर्ट जोन है तो उससे बाहर आना होगा बच्चों। क्योंकि अगर आप इजी टाइम्स में होंगे तो फिर आप खुद के लिए जो है वीक मैन बन जाएंगे, और आप कमजोर होंगे तो आपके लिए जो हालात हैं वो मुश्किल हो जाएंगे। तो आज एमजे टॉक्स के माध्यम से मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूं, किसी भी कंफर्ट जोन में अगर हैं तो उससे आपको बाहर निकलना होगा, खूब मेहनत करनी होगी, तभी आप बहुत आसानी से मां तक पहुंच पाएंगे। तो बच्चों इसी ख्याल के साथ एमजे टॉक्स को एंड करते हैं, आज की क्लास को एंड करते हैं। अगली क्लास में एंडोक्राइन सिस्टम के लिए फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच।